तो आपका कहना है कि जो भी हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो सब बेकार है? ये योजनाबद्ध तरीके से अगली जनरेशन को बर्बाद करने के लिए थोपा गया सिस्टम है। इमीडिएटली मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कोचिंग सेंटर हैं ये भी इस समाज के ऊपर कोड है कि दिस एजुकेशन सिस्टम विल किल योर किड्स, जो कि आज हो रहा है। दिल्ली में बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चों ने सुसाइड किया। ये तो वो बच्चे हैं जो हाईलाइट हो गए कि नीट का पेपर लीक होने के बाद हुआ, पर कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, कितना बच्चा बर्बाद होता है। दे कैन नॉट प्रोवाइड द डेटा फॉर द प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप। उनके पास अगर इसका डेटा नहीं है तो हाउ कैन दे प्रूव कि ये इंजेक्शन फायदा करते हैं। एलोपैथी 300 साल पहले आई है, इससे पहले कोई एलोपैथी नहीं थी, और जब एलोपैथी नहीं थी तो आदमी बीमार नहीं था। क्या पॉलिटिशियंस में अपना दिमाग होता है? ना, नहीं होता। तो रेडी पे जो बिक रहा है, जो ढाबे पे बिक रहा है, जो ये सारा का सारा वो कचरा ही तो बिक रहा है जो तुम कचरा उगा के मार्केट में बेच रहे हो। अस्पताल सिर्फ फार्मा कंपनियों के दलाल हैं और कुछ नहीं है, वो आपको काटने के लिए बने हैं। आप हर चीज सिर्फ गाँव के लिए क्यों बोलते हो, शहरों के लिए? शहर तो कचरा है ना, शहर में तो भगोड़े लोग रहते हैं। जितने यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया की टॉप की, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर फंडिंग किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। क्या विपक्ष के किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच्चाई बता सके? क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि ये क्या क्या कर रहा है? क्या आपको मालूम है कि वाईफाई इज बीइंग यूज्ड एज ए कैमरा? पूरा आईएमए को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम लोग बच्चों को मार रहे हो एंड आई कैन प्रूव दैट। करनाल में सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर मनोहर लाल खट्टर ने फैलाया। लाखों लड़कियां हर साल गायब होती है, कहां जाती है? लड़के गायब होते हैं लाखों, कहां जाते हैं? कंटेनर के कंटेनर भर के जाते हैं बच्चों के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही तय करती है कि किस प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के हर स्टेट को बर्बाद करने की कसम खा के आया है वहां पे कि मैं सब सत्यानाश कर दूंगा। थाने में रेप कर देते हैं, रेप की शिकायत लिखवाने के लिए थाने में जाती है महिला और उसके साथ रेप कर देते हैं हरामी। तो ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये मुझे लगता है आने वाली जनरेशन के अंदर एक उत्साह और एक होप लेकर आएगा। लेकिन एक आम तौर पे अगर राहुल गांधी को देखते हैं तो वो उन्हें देख के लगता नहीं है कि वो पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। आज के टाइम पर वो पॉलिटिशियन की भाषा नहीं बोल रहा, आज के टाइम पर वो आम इंसान की और क्रांतिकारी की भाषा बोल रहा है, एंड दैट इज रियली होपफुल कि पहले ये गधा तो निकले, चलो दूसरा कुत्ता कोई आए तो बात अलग है। कोरोना की वैक्सीन से हर साल लगभग 4 करोड़ लोग मर रहे हैं आज के टाइम पे। आपको ये श्योर है कि मोदी जी ने वैक्सीन नहीं लगाई थी? बिल्कुल नहीं लगाई, किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं लगाई, किसी भी पॉलिटिशियन ना किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने नहीं लगाई जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाता है। तो उनको कोई भी ईमानदार आदमी नहीं चाहिए, इसलिए टिकट बेचने के लिए ये डेकोरम बनाया है कि केवल भ्रष्ट कुत्ते कमीने बाजारू आदमी वहां जाएं। फेमिनिज्म इज ए बिग स्कैम विद विमेन। जितने महिला आयोग है, ये महिला आयोग परिवार तोड़ने के लिए बनाया गया था। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है दिल्ली में देख रहे हो ना, महिला आयोग चुप बैठा है, एकदम सांस भी नहीं आ रहा किसी महिला आयोग को, ना स्टेट का महिला आयोग ना राज्य का। वो स्वाति मालीवाल क्या कूद कूद के महिला आयोग, महिलाओं के रैली, महिलाओं के बीजेपी में है, चुप भी नहीं करती। आंध्र प्रदेश में और गुजरात में जिस टाइम पे यही नरेंद्र मोदी, ये हरामी उस वक्त सीएम था पंजाब, उसका गुजरात का। अच्छा। उस टाइम वहां की आदिवासी लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और हजारों लड़कियों के गर्भाशय निकालने पड़े थे। बिल गेट्स के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नई पर्सनालिटी से हम आपको अपने पॉडकास्ट में रूबरू कराते हैं। आज जो हमारी बैठक में पर्सनालिटी है, अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो आप सभी उनको जानते हैं। जब मैं उनका नाम लूंगी तो आपके लिए वो नाम ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं, बहुत जाना माना नाम है। आज हमने, क्योंकि मैंने जब उनके पॉडकास्ट देखे हैं या जब मैंने उनको सोशल मीडिया पे देखा है, तो उनकी इतनी अलग अलग रूप निकल के आते हैं, देश को लेके, पेरेंटिंग को लेके, टीचर्स को लेके, कि मैं उनका जो पॉडकास्ट था वो इसलिए करना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि एक आदमी का सोचने का नजरिया ये है क्या, कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना ओपिनियन रखते हैं, वो सरकार के लेवल पे भी देते हैं, और वो बहुत ग्राउंड लेवल में हमारे
जमीन से जुड़ी हुई बातों में, बच्चों की पेरेंटिंग में, मतलब इतने अलग अलग सेगमेंट थे उनसे कनेक्टेड। जब मैं वीडियो देखती थी तो मेरी बहुत हार्टली इच्छा थी कि मैं उनसे अपने पॉडकास्ट में बुला के एक बार जरूर बात करूं। तो आज है हमारे पॉडकास्ट में देवेंद्र बल्लारा जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। अच्छा बल्लारा जी, अपने बारे में बताइए। एक्चुअल में तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते आप हैं कहाँ से, अपने बारे में बताइए। मेरा गांव फफड़ाना है, अच्छा तहसील असंध में पड़ता है, करनाल जिले में ही। अच्छा। और पहले मैं सरकारी टीचर हुआ करता था। आप पैदा कौन से समय में थे? मैं 70s के दौर का हूँ, मतलब 70 और 80s का। अच्छा हाँ, और गांव से ही मैंने अपनी 10वीं कक्षा पास की थी, अच्छा गांव के ही सरकारी स्कूल से। और उसके बाद फिर मैं यहाँ प्रताप में मैंने दाखिला लिया, करनाल अरे में। अच्छा। हाँ, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो आजकल की युवा, उस टाइम पे भी मेरे साथ के जो साथी थे वो अंधी दौड़ में शामिल हुए, कंपटीशन की अंधी दौड़ में, जिससे मैं खुद को बचा पाया। मतलब पता नहीं कैसे कुदरत ने मुझे इस दौड़ में शामिल नहीं होने दिया, और शायद इसी वजह से मैंने अपने बच्चे को भी नहीं शामिल होने दिया। और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि ये जो नौकरी है, ये जो पढ़ाई है, इट्स ऑल टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। और फिर नेक्स्ट जनरेशन को एक्चुअल लर्निंग की तरफ कैसे लेके जाएं, जीवन जीना कैसे सिखाएं, असल जीवन क्या है, फिर इस दिशा में फिर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले अपना इंस्टीट्यूट बंद करके लोगों को उसका मीनिंग समझाने की कोशिश की। मतलब पहले तो नौकरी छोड़ी। मैं इस बारे में जानना चाहते हैं कि बल्लारा जी, जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपकी राह दूसरी है, ये बिल्कुल अलग राह थी जो आपने पकड़ी, उससे पहले कितने साल आपने जॉब की थी और कितने साल इंस्टीट्यूशन चलाया था अपना? मैंने 8 साल नौकरी करी। 8 साल की 8 साल करी, और मैं पुराने पेंशन प्लान का एम्प्लॉय था। यानी कि आज मेरे साथ के एम्प्लॉयज जो हैं वो परमानेंट हैं, मतलब उनको नौकरी कोई नहीं हटा सकता। और पुराना पेंशन प्लान का मतलब है कि फिक्स पेंशन प्लान है, जितनी सैलरी है। जैसे आज मैं अगर रिटायर होता हूँ तो मेरी 60-70 हजार रुपया पेंशन बनती है। अच्छा। पेंशन। तो 8 साल नौकरी करने के बाद मैंने फिर इंस्टीट्यूट खोला चंडीगढ़ में। अच्छा। इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या था? बेसिकली मैंने एक साइंस के ऊपर काम किया था ओवर द टाइम। साइंस क्या है? हर बच्चे को परमात्मा ने यूनिक बनाया है। वो यूनिकनेस क्या है? मान लीजिए मैं जो करता हूं वो क्यों करता हूं? मुझे गुस्सा आता है, क्यों आता है? मैं इमोशनल हूं, क्यों हूं? मुझे डिप्रेशन है, क्यों है? मुझे याद नहीं होता, क्यों याद नहीं होता? मैं बहुत जल्दी याद क्यों कर लेता हूं? मुझे पक्षी बहुत प्यारे क्यों हैं? मुझे शहर में रहना पसंद क्यों नहीं है? सब एक जैसे क्यों नहीं सब एक जैसे क्यों नहीं है? मेरे पेरेंट्स मेरी तरह क्यों नहीं सोच पाते? मेरा भाई मेरी तरह, मेरी बहन मेरी तरह क्यों नहीं सोच पाती? इसके सवाल मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे इसका सवाल मिल गया, इसका जवाब मिल गया। अच्छा। और मुझे पता चल गया कि किसी भी बच्चे को हम 3 साल की उम्र में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि परमात्मा ने उसे कैसा बनाया है। अच्छा। वो क्या काम करके खुश रहेगा, उसका अल्टीमेट हैप्पीनेस कहाँ है, उसे कुदरत ने किस पर्पस के लिए भेजा, ये हम 3 साल की उम्र में पता लगा सकते हैं। अच्छा। अब माँ बाप का और समाज का क्या रोल है? खाली उसको वो माहौल देना है, बस। आपने कोई जोर नहीं लगाना। यदि आपने केवल रिकॉग्नाइज करके परमात्मा की दी हुई उस नेमत को सिर्फ वो माहौल दे दिया जिस माहौल के लिए वो बनाया गया है, तो उस बच्चे को आपको कभी समझाना नहीं पड़ेगा, कभी मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा, कभी वो क्राइम नहीं करेगा, कभी वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा, कभी वो बेरोजगार नहीं होगा, कभी भी वो आदमी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार या गलत काम जिसे हम कहें। तो आपका कहना है कि जो भी हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो सब बेकार है? ये योजनाबद्ध तरीके से अगली जनरेशन को बर्बाद करने के लिए थोपा गया सिस्टम है। इट इज नॉट रैंडम, ये कोई अपने आप से नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं एनसीएफ 2005 का मेंबर रहा हूं, और बल्कि करनाल को मैं लीड करता था। एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो प्राइमरी के सिलेबस तैयार करता था एससीईआरटी में लग के। मेरी ड्यूटी तो लगाई थी सिस्टम ने गुस्से में। अच्छा। मतलब मेरे को पनिशमेंट दिया था कि मुझे शुरू हो गए थे आप तब तक एंटी करना शुरू हो गए थे? हाँ, मैं तो जॉब में ही एंटी था ना। हाँ। मैं तो नौकरी लगी थी, और नौकरी लगने के जस्ट महीने भीतर ही मैंने अपने जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर था उसके बारे में अफवाह फैल गई थी कि बलारा ने बीओ पीट दिया। अच्छा। मतलब हुआ था, मतलब बाय चांस।
अच्छा। वो था जैसे एक रैंडम एक्ट, राइट। पर वो फैल गया था ये कि उसको पीट दिया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे खिलाफ मतलब कागज बनने चालू हुए, और फिर मैंने अपने साथियों की लड़ाई लड़ने के लिए एक अपना जो टीचर यूनियन थे उसमें काम करना चालू किया। तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा। और फिर डिस्ट्रिक्ट के सारे टीचर्स को इकट्ठा करके और फिर सिस्टम की जो गलत नीतियां थी मैं उनको उजागर करने लगा। जब नीतियां उजागर करते करते मैं अपने साथ के टीचर से पूछा करता था कि देखो, हम लोग अपनी सैलरी के लिए, डीए के लिए, पक्का होने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर हम बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। Exactly. हम तो अपने लिए कर रहे हम हैं। तो अपने लिए कर रहे हैं, तो सैलरी और नौकरी के लिए। पर जो बच्चा है, जो उसके माँ बाप हैं, उसे तो कोई समझा नहीं रहा, राइट। उसे तो कोई बता नहीं रहा, उसके लिए कौन करेगा? एंड एवरीबॉडी वाज, मेरे टीचर्स साथी भी बोलते थे कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपनी नौकरी करो। सोच अलग थी। हाँ, वो सोच अलग थी। तो मैंने फिर 8-7 साल किया नौकरी, 8 साल किया पूरा। और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि सिस्टम मुझे वो चीज देने नहीं दे रहा बच्चों को जो मैं देना चाहता हूँ। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी और मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। अच्छा। इंस्टीट्यूट शुरू किया। इंस्टीट्यूट में मैंने मेरे लाइफ की जो अभी तक की जर्नी है उसमें मैंने कभी भी इंटेलिजेंट और मीडियोकर बच्चों को नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जिनसे सारे माँ बाप और सारा सिस्टम होप छोड़ चुका है कि ये किसी लायक नहीं है। अच्छा। तो मैं उनको बोलता हूँ तुम मुझे दो ये बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जीनियस है। 2015 में मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था, आप सर्च भी करेंगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। उसमें मैंने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए। अच्छा। जो उस अपने अपने स्कूल के सबसे डफर बच्चे था। अच्छा। और हमने उनके ऊपर काम करना चालू किया। आफ्टर द सेशन 18 बच्चों ने पूरा किया था उस सेशन को। 18 के 18 बच्चे, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100 एंड दे वर द टॉपर्स ऑफ देयर स्कूल्स। अब मैंने सिस्टम को ये पूछा, उस वक्त सभी पेरेंट्स से पूछा, सोसाइटी से पूछा कि क्लास के सारे बच्चे यदि 100 में से 100 ले लेते हैं तब आपके पास उनके लिए क्या स्कोप है? क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर एक बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। आपने जैसे बोला कि इतने बच्चे सारे के सारे डम थे, डफर थे अपनी क्लास में, और सबने एक्सीलेंट कर लिया। लेकिन एक्सीलेंट में एक बच्चा मैथ के लिए नहीं है, एक बच्चा सोशल के लिए नहीं है, सबने कैसे? मैंने यही तो प्रूव किया ना। हाँ। कि यदि आपको बच्चे की खिड़की और दरवाजे पता है दिमाग के, तो जो चीज चाहो उसके दिमाग से निकाल सकते हो, जो चीज उसके दिमाग में डाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ आपको बच्चा समझ में आना चाहिए। अब मैं पेरेंट्स से क्या कहता था, कागज पे मुझे लिख कर दे दो इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, आपको 2 महीने में वो बच्चा मिल जाएगा, बात खत्म। तुमने घर पे पढ़ाना नहीं है, कोई हेल्प नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। और उसको मैं जानू, मेरा बच्चा जाने। क्या ये कोई अब मैं उसको 2 महीने में तैयार करने का 5 लाख रुपया फीस लेता था। अच्छा। लेकिन अब मैं वो 5 लाख रुपए जो लेता था, 2016 में मुझे रियलाइज हुआ कि 5 लाख रुपया देने की कैपेसिटी गांव के किसी आदमी की तो नहीं है। ये तो हायर क्लास, ये तो सिर्फ बड़े लोगों के। इसका मतलब तो मैं सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा, वो अपने बच्चे की उस पढ़ाई के लिए उसने कहा जी बच्चा आपके पास ही पढ़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपना 70 गज का प्लॉट बिकने के लिए छोड़ कर दिया, कि मकान, उसका मतलब उसने कहा मैं अपना मकान बेचूंगा लेकिन बच्चा मेरा आपके पास पढ़ेगा। आई वॉज शॉक्ड कि एक मिडिल क्लास आदमी को यदि मेरे हिसाब से पढ़ाना होगा तो क्या उसे मकान बेचना पड़ेगा? एंड देन इमीडिएटली मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कोचिंग सेंटर हैं ये भी इस समाज के ऊपर कोड हैं, तो मुझे ये सारे बंद करने पड़ेंगे। और फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट सबसे पहले बंद किया। 100 पेरेंट्स थे, सबसे मैंने 2-2 लाख रुपए एडवांस ले रखा था, सबका 2 करोड़ रुपया वापस किया, अपना इंस्टीट्यूट शट डाउन किया। और इमीडिएटली मैं गांव जाके 2016 में लोगों को समझाने चल पड़ा कि दिस एजुकेशन सिस्टम विल किल योर किड्स, जो कि आज हो रहा है। दिल्ली में बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चों ने सुसाइड किया। ये तो वो बच्चे हैं जो हाईलाइट हो गए कि नीट का पेपर लीक होने के बाद हुआ, पर कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, कितना बच्चा बर्बाद होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा पेपर जो माना जाता है, सबसे टफ वो पेपर माना जाता है यूपीएससी का।
उसमें भी 10.5 लाख बच्चा जो है अपीयर होता है। पिछले साल 10.5 लाख अपीयर हुआ। 956 बच्चों का सिलेक्शन होना है। आप 10 घंटे पढ़ लो, 25 घंटे पढ़ लो, 50 घंटे पढ़ लो एक दिन में, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो। आप पैसे खर्च कर लो, पेपर लीक कर लो, आप अमीर के बच्चे हो, रिक्शा वाले के हो, किसान के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 956 पोस्ट है, 956 से ऊपर एक बच्चा नहीं पोस्ट पे लग सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5 लाख बच्चों में से यदि 956 निकाल दें तो जो 10,49,000 बच्चा बच गया, उसके ऊपर ठप्पा लगना है कि तुम नाकाम हो, तुम असफल हो, तुम निकम्मे हो, तुम थोड़ी और मेहनत कर लेते तो हो जाता। इसकी तरह से दूसरी जितनी भी पोस्ट देखी मैंने, चाहे आप ग्रुप डी की देख लो, 4th क्लास की देख लो, टीचर्स की देख लो, प्रोफेसर्स की देख लो, जितने बच्चों का सिलेक्शन होना है और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से यदि पास बच्चों का परसेंटेज निकालोगे तो वो 0.01% से लेकर 0.1% तक होता है। इसका मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में गारंटी है कि 99.9% से लेकर 99.99% बच्चों ने फेल होना है। इस एजुकेशन सिस्टम ने ये डिजाइन बनाया हुआ है कि इतने बच्चों पे फेलियर का ठप्पा लगना तय है। तो हाउ वी पेरेंट्स आर सो नेग्लेक्टिंग दिस इशू एंड दिस पॉइंट, दैट इज व्हाई आई नीड टू शट डाउन माय इंस्टीट्यूट। और मुझे फिर निकलना पड़ा कि मैं गांव-गांव जाकर समझाऊंगा। यहीं से यात्रा शुरू हुई, बाकी की जितनी लड़ाइयां बाकी शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई कि मुझे अगली जनरेशन के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है जिसमें 100% रोजगार हो। यदि वो बच्चा पैदा हो गया है, तुम्हारे सिस्टम में कमी है, माँ बाप के अंदर कमी है, टीचर्स में कमी है, इंस्टीट्यूट में कमी है, तुम में कमी है, वो परमात्मा ने परफेक्ट पैदा किया है, उसके लिए स्पेस बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आपका बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा आगे कैसे निकल जाए, क्यों, कहां निकलेगा आपका बच्चा? मेरा बच्चा आगे कहां जाएगा? अकेला कैसे रहेगा? रहना इसी समाज में है, आपके बच्चे के साथ ही रहना मेरे बच्चे ने। तो क्यों एक भी बच्चा क्रिमिनल है, क्यों एक भी बच्चा सुसाइड कर रहा है, क्यों एक भी बच्चा पीछे है? लाड़ा जी, जब आपने ये वाला डिसीजन लिया कि आप समाज के लिए काम करेंगे और आपने बताया कि आप कितनी फीस चार्ज करते थे, तो एकदम से जिंदगी जब एक तरफ से यू टर्न हो गया फाइनेंशियल, तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया मेंटली और सामाजिक रूप से? मैं जब नौकरी पे था तो मैं सिर्फ नौकरी पे नहीं था, मेरी वाइफ भी थी, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, वो साइंस टीचर थी। अच्छा। उसने भी छोड़ दी नौकरी 9 महीने के बाद, मेरे छोड़ने के बाद। अच्छा। और मैं सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाता था, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता था। अच्छा। दुनिया को ऑनलाइन पढ़ाना आज दिखाई देता है। मैं 2004 में यूके, यूएस, लंदन, शिकागो का प्रायोरिटी 1 ट्यूटर था 2004 में, आज से 22 साल पहले। मैं मेरे पर सेकंड लॉगिन का डॉलर्स में पैसा आता था मुझे। अच्छा। पैसे की कोई कमी थी नहीं। अच्छा। मैं खूब पैसा खर्च करता था, बिल्कुल रॉयल लाइफ जीता था मैं। अचानक से मैंने जब डिसीजन लिया कि आई नीड टू क्विट दिस जॉब, तो सभी लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे आई एम नॉट फीलिंग राइट, बेसिकली मैं जो कर रहा हूं मुझे सही नहीं लग रहा है। आप सेटिस्फाई नहीं थे अपने? नहीं, मैं सेटिस्फाई था, पर मुझे सिस्टम रोक रहा है वो सब करने से जो मैं करना चाह रहा हूँ। मुझे वो एनवायरनमेंट रोक रहा है, तो मुझे फ्री होना है इससे। आई डोंट वांट कि मैं तुम्हारे कहने से 7 बजे जाऊं, मैं 5 बजे जाना चाहता हूं या मैं 9 बजे जाना चाहता हूं, तो मेरी फ्रीडम होनी चाहिए। एंड एट दैट मोमेंट मैंने जब घर पे बात की तो सभी ने कहा यार ये ऐसे कैसे होगा, लोगों को नौकरी मिलती नहीं है, तुम छोड़ रहे हो मिली मिलाई। एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट बोले कि क्या करोगे अगर ये नहीं करोगे तो मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा, पर ये नहीं, मैं यही काम करना चाहता हूं, टीचिंग, बट ऐसे नहीं, तो मैं अपना शुरू करूंगा। कौन पूछेगा तुम्हें, चंडीगढ़ में कोई जानता नहीं है तुमको, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा देखो मेरे पास जो स्किल है ना वो इतनी यूनिक है जिसको नॉर्मल आदमी समझ नहीं सकता है। मैं अगर किसी माँ बाप को ये कहूँ ना कि तुम्हारे बच्चे को तुम बताओ कैसा बनाना है और मैं 2 महीने में बना दूंगा, इतने पैसे लूंगा और बनने के बाद दे देना, 2 महीने में तो वेट करना है मुझे। 2 महीना काम करके माँ बाप क्यों नहीं देगा पैसा मुझे? मैं तो प्रूव करके दे रहा हूं ना आपको। वैल्यू फॉर मनी अगर नहीं देगा कौन पेरेंट भाग रहा है? और आज के टाइम पे तो माँ बाप इतने मूर्ख हैं कि यदि कोई टीचर मेरे जैसा आदमी अगर गारंटी ले ले तुम्हारे बच्चे के इतने % की गारंटी मैं लेता हूं
मेरी गारंटी क्या है, मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा 100 में से 100 लेता है, 99 नहीं आते मेरे बच्चे के, अगर जिसने मेरे पास सेशन कंप्लीट कर लिया और बिना पढ़े, कभी टेस्ट नहीं लेता, कभी रिवीजन नहीं करता, कभी किताब से नहीं पढ़ाता और मजे लेके पढ़ता बच्चा और 100 में से 100 लेता है और कहीं से कोई पेपर देता है। क्या आपने ये जो आप जिस उस पे काम करते हैं, क्या आपने रिवील किया, बताया लोगों को? अब हाँ, मैं तो पब्लिक में ओपन किया मैंने। मेरा बेटा 7 साल की उम्र में 10th क्लास का सिलेबस कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एट द एज ऑफ 7 ईयर। आप वंडर किड ऑफ इंडिया यशस्वी बल्लारा सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अच्छा। अब पुराने उसके वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने उसकी क्लिपिंग मिल जाएंगी, जी न्यूज की, MH1 की जो बहुत सारी क्लिपिंग्स थी। अच्छा। उस टाइम पे और बहुत सारे बच्चे तैयार किए मैंने। फिर मैंने लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग मैंने प्रोवाइड करनी चालू की। अब जब मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चालू की तो स्कूल के मैं 10.5 लाख रुपए लेता था पहले इस चीज को सिखाने के। अच्छा। कि किसी बच्चे को वैसा तैयार करना कैसे है। अब मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मतलब सिखाया मैंने। अब जब मैंने उनको सिखा दिया तो स्कूल्स ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया कि यार इतने इंटेलिजेंट टीचर्स का हम करेंगे क्या, ये तो अब ये तो मतलब सामने से खाने को दौड़ते हैं कि स्कूल बच्चों को बर्बाद कर रहा है। तो तुम कर रहे हो तो अब मैं क्या कहूं बताओ। अगर टीचर ने सोचना चालू कर दिया है, अब वो नौकर नहीं रहा है, अब वो सच में गुरु बन गया है और उसकी प्रायोरिटी बच्चा बन गया है, तो सिस्टम और स्कूल का मालिक तो बैकग्राउंड पे जाएगा ही ना। बिल्कुल 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 जाएगा। फिर माँ बाप को तो कोई कहेंगे ना कि तुम ये गलत कर रहे हो। अगर बच्चा मेरी प्रायोरिटी है तो बाकी सिस्टम में कमी निकालूंगा मैं, बच्चे में कमी नहीं निकाल सकता। परंतु यदि मुझे अपनी साख बचानी है तो मैं बच्चे पे ब्लेम डालूंगा, तुम नहीं पढ़ते हो। अरे भाई तुम्हारे पास 1000 से ऊपर सीट ही नहीं है, वो पढ़ के करेगा भी क्या ही कर लेगा। तो दैट इज वाई जिस भी स्कूल को मैंने ये विद्या देने की कोशिश की, उसी स्कूल के टीचर्स ने या तो सैलरी हाई डिमांड करनी चालू कर दी। अच्छा। अब मैं जब एक बच्चे का 5 लाख रुपए लेता हूँ और एक बैच से मैं 5 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ, तो मैं किसी स्कूल में नौकरी करने जाऊंगा, मुझे कितनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं वो। उनकी औकात ही नहीं है मेरे को बर्दाश्त करने की। तो एक ऐसा टीचर जो उस बच्चे को तैयार कर सकता है, उसकी जो उसके टाइम की जो कीमत है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी बेसिकली। मैं ये कहता हूँ जो असली गुरु होगा उसको आप पैसे में नहीं खरीद सकते हो, उसको आप अनलिमिटेड रिस्पेक्ट से खरीद सकते हो। उसको उस बच्चे को तैयार करने के लिए दिए जाने वाले अनलिमिटेड रिसोर्सेज से खरीद सकते हो कि इस बच्चे को तैयार करने का इसको मौका दे दो। बल्लारा जी, तो आज वो आप सवाल थोड़ा रह गया। हाँ। तो इस सिस्टम में जब मैं जाने लगा और जब मैं वहां से नौकरी छोड़ी तो इट वाज अ यू टर्न। और मेरी पत्नी ने भी मुझे बोला कि आप पैसा बचाते नहीं हो। जैसे मेरा रूल है कि मैं एक भी रुपया बैंक अकाउंट में मतलब कोई सेविंग नहीं रखता हूँ, कोई पैसा नहीं रखता हूँ, कोई सोना चांदी नहीं रखता हूँ, कोई जमीन प्लॉट नहीं लेना है। बिकॉज आई एम नॉट हियर टू बाय लैंड और टू कलेक्ट मनी बेसिकली। मैं यहाँ जिंदगी जीने के लिए आया हूँ। तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि जितना एक महीने में कमाया है, जब तक ये खर्च नहीं होगा और नहीं कमाऊंगा। पहले इसको खर्च कर लो। सामान से तुम्हें खुशी मिलती है, सामान खरीद लो। तुम्हें घूमने से खुशी मिलती है, खुशी। नहीं तो जब ये खर्च हो जाएगा तब मैं अगला पैसा आपने जो भी बात बोली, ये तो फॉरेन कल्चर है कि पूरा हफ्ता कमाते हैं और वीकेंड्स के अंदर वो खर्च कर देते मैं हैं। हफ्ता नहीं कमाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले खर्च करता हूँ। जब मेरी पूरी जिंदगी उधार पे चलती है, मतलब मेरे पेट्रोल पंप वाला मेरे से अनलिमिटेड उधार, कोई पैसा नहीं मांगता कभी। मेरे कपड़े वाला मेरे से पैसा नहीं मांगता। मेरा जो सामान घर का आता है, जो दूध वाला, जो जितना सामान आता है, मेरा मकान मालिक भी मेरे से पैसा नहीं मांगता, किराया नहीं मांगता। उसको पता है कि जब होगा इसके बाद दे देगा ये। तो 6-6 महीने का मेरा रेंट जो है फिक्स वो रहता है, पेंडिंग रहता है। अब मैं जब जितना हो जाता है मैं सबका कैलकुलेट करता हूँ, इतना अच्छा इतना है तो इतना काम करता हूँ, उनका पे करता हूँ, उसके बाद फ्री हो जाता हूँ। लेकिन ये क्या आम आदमी के लिए सुटेबल है लाइफ जो हाँ, आप बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है। इट्स वेरी इजी। और मेरे साथ के अपने मोर्चे में, जनता सरकार मोर्चा में ऐसे करीब 200-250 लोग हैं जो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे अब आ गए हैं मतलब। और ये नंबर अब मैं लगभग 1000 का हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं इसको, बिल्कुल इसी उस पे। मतलब बिल्कुल ऐसा तो करने के लिए उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और मेरे तरह डेयरिंग होने में थोड़ा समय लगता है, उनको यकीन होने में कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि पहले उनको लगता था कि सेविंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा किसके लिए होनी चाहिए भाई? सेविंग किसके लिए चाहिए? सेविंग चाहिए इमरजेंसी के लिए, कोई आपदा आ जाए उसके लिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम 1000 लोग ये गारंटी कर लेते हैं कि हम 1000 लोग एज अ फैमिली रहेंगे। जब तक जिंदा है अपने फैमिली को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इमरजेंसी आ गई
तो सब 100 रुपए इकट्ठा करेंगे। 1000 आदमी 100 रुपए इकट्ठा करेंगे, 1 लाख रुपए हो जाता है। तुम 1 लाख रुपए महीना हम तुमको दे देंगे। 100 रुपए महीना देने में क्या दिक्कत है? मान लो 1000 आदमियों को, किसी एक व्यक्ति को डिजीज है, कोई बीमार हो गया या मर गया या कोई इमरजेंसी आ गई, उन सारे लोगों को 100 रुपए देने में बताओ क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो तुम बिंदास होके रहो, इमरजेंसी के लिए हम बैठे हैं 999 लोग। अब आपकी बात से मैं बात निकालती हूँ कि आप जो मोटिवेशन आपको मिलती है जीवन में जो करना चाहते हैं वो बात तो अलग है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो काम नहीं करना चाहते। ना करो ना, क्या दिक्कत है? हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं ली ना। मैंने क्या कहा, जब तक जिंदा हो अपने बच्चों को तुम खिलाओगे। जिंदा आदमी को नहीं, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारी सिरदर्दी है तुम्हारे मरने के बाद की। और उस 1000 लोगों में शामिल किसको कर रहा हूं मैं? जो सोसाइटी के लिए करने के लिए तैयार है, जो समाज के लिए काम करने को तैयार है, वो मेरी फैमिली का मेंबर है। स्वार्थी और घटिया लोग, चोर लोग, झूठे लोग अलाउड नहीं है। सिर्फ ईमानदारी से जीवन जीने वाला आदमी ही मेरे सर्कल में अलाउड है, बाकी नहीं है। तो इसलिए हम जब बैठते हैं बिंदास बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये है, किसी के सामान पे नजर नहीं होनी चाहिए उस आदमी की, कि किसी के धन पे, किसी के पैसे पे, चोरी पे, और किसी की बीवी, बहन, बेटी पे नजर नहीं होनी चाहिए। अगर नजर का गंदा है और नीयत की खोट है, वो आदमी नहीं अलाउड है हमारे सर्कल में। अगर मैं सामने वाले की बीवी को अपनी बहन या अपनी माँ के बराबर नहीं मान सकता, तो नॉट अलाउड टू बी इन दिस फैमिली। अच्छा बल्लारा जी, आपको क्या लगता है आजकल के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपने तो बच्चों के इतने जबरदस्त कोच रहे हैं, वो कहाँ गलती कर रहे हैं बच्चों को पालने में? सही ही नहीं कर रहे कुछ भी। वही मैं जानना चाहती हूँ। मतलब एक्चुअली कुछ भी सही नहीं कर रहे। सबसे पहली गलती, वो उनको अस्पताल में पैदा कर रहे हैं। सबसे पहली गलती वो यही नहीं ढूंढ रहे हैं यार, जो पेट में गया है ना बच्चा, वो बाहर निकलने के लिए गया है, उसने आना ही है। उसको सप्लीमेंट दे रहे हैं गोलियों से, इंजेक्शनों से। मतलब सबसे पहली गलती है कि कचरा डाल के बच्चा पैदा कर रहे हैं पेट के अंदर। प्योरिटी की तरफ ध्यान, लेकिन प्योरिटी की तरफ इतने सारी डेफिशिएंसी रहती है। डॉक्टर तो उन डेफिशिएंसी कहाँ से होती है? डेफिशिएंसी आयरन है, कहाँ से पूरी होती है? अमरूद खा लो, आयरन पूरा होता है। ठीक है, लोहे के बर्तनों में खाना बनाओ, आयरन पूरा होता है। पालक खाओ, सर्दी है तो गर्मी है तो, मैंने दोनों का बता दिया। तो इसमें क्या है? आपने अमरूद के पेड़ काट दिए देसी, आपने पालक उगाना बंद कर दिया, इसमें उस बच्चे की क्या गलती है जो आपके पेट में है? उसकी तो गलती नहीं है ना। आपके घर में लोहे की कढ़ाई नहीं है, लोहे के बर्तन नहीं है, आपने एल्यूमिनियम का कुकर लाके घर में रख लिया है, आपने कचरा रख लिया है घर के अंदर, आप गैस पे पका रहे हो, आप स्मोक्ड फूड नहीं उगा सकते, आप घर पे खाना बनाना आपको अकल नहीं है, तो उसका नुकसान भुगत रहा बच्चा ना पाके पेट में। तो इस बच्चे की क्या गलती है भाई? सबसे पहली बात यह है कि वो पैदा करना नहीं आता। ठीक है, पहले तो कंसीव करना नहीं आता, फिर उसके बाद पेट में पालना नहीं आता, फिर उसके बाद उसको पैदा करना नहीं आता। इसमें कमी किसकी है? ज्ञान की, समझ की। उस बच्चे को एक क्या, आप एक बात बताइए, आज एक बच्चा, किसी की उम्र 25 साल है, शादी होने लायक है, वो कैसा जिया है 25 साल या 30 साल? जो घर के अंदर देखा, पैदा हुआ, स्कूल में गया, सिट डाउन, सिट स्ट्रेट, मूव इन द लाइन। ठीक है, बैठ जाओ, कॉपी पे नोट कर लो, कल यूनिट टेस्ट है, कल परसों पेपर है, फिर फाइनल एग्जाम है, फिर अगला यूनिट टेस्ट है, फिर अगला कंपटीशन है, फिर अगला कंपटीशन है, फिर ट्यूशन है, फिर कंपटीशन है, फिर मोबाइल है, फिर टीवी है। यहां से पैदा हुआ, ये सारा नॉलेज लेके वो बच्चा पैदा हुआ। स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको नहीं आता, फैमिली में रिलेशन मैनेजमेंट उसको नहीं आता, समाज में कैसे रहना है उसे नहीं पता, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको नहीं आती, उसे कुछ नहीं आता है, और उसको अब शादी कर दिया है। उसको सिर्फ पैसा कमाना आता है, वो सिर्फ डॉलर छापना आता है या रुपया छापना आता है, और रुपया छापने के अलावा उसे कुछ भी नहीं अक्ल है। उसे जीवन की अक्ल नहीं, उठने की अक्ल नहीं, सोने की अक्ल नहीं, खाने की अक्ल नहीं, बैठने की अक्ल नहीं, समाज में रहने की अक्ल नहीं, और उसको आपने बाप बनने के लिए तैयार कर दिया। तो ऐसे गधों जब बाप बनेंगे, ऐसे गधे तो गधे ही पैदा करेंगे। तो पहली गलती यहां है। उसके बाद वो जो बच्चा समझ नहीं दी उसको। अब किसी माँ बाप को यह भी नहीं पता है कि वो जो पैदा होने के बाद डॉक्टर उस बच्चे की जांघ में इंजेक्शन लगा रहा है, या जो पैदा होने के बाद जो उसको दूसरे इंजेक्शन लगते हैं, वो सारे इंजेक्शन उस बच्चे की बुद्धि को खत्म करने के लिए लगते हैं, उसको बीमार रखने के लिए लगते हैं। ये भी नहीं पता किसी को। मैं चैलेंज देता हूं पूरी IMA को, एम्स को, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को, कोई एक डॉक्टर पूरी दुनिया में यह साबित कर दे किसी एक इंजेक्शन से किसी बच्चे को फायदा हुआ है। दे कैन नॉट प्रोवाइड द डेटा फॉर द प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप।
उनके पास अगर इसका डेटा नहीं है तो हाउ कैन दे प्रूव कि ये इंजेक्शन फायदा करते हैं, नुकसान करते हैं? इसके हमारे पास लाखों डेटा है, हमारे पास किताबें हैं भरी हुई। होते ही बच्चे को 3 या 4 इंजेक्शन लगते हैं जैसे ही बच्चा दुनिया में आता तो है। वो सब उस बच्चे को डंप रखने के लिए है, बीमार रखने के लिए है, लाइफ टाइम के लिए कंज्यूमर रखने के लिए, फार्मा कंपनियों का दलाल रखने के लिए है। मैंने 21 नहीं 96 से लेके 30 साल हो गए मुझे आज कोई भी मेडिसिन लिए हुए एलोपैथी की। 21 साल मेरी शादी को हो गए, 20 साल का मेरा बेटा है, 14 साल से मेरे बच्चे ने कोई एलोपैथी की ड्रग नहीं ली, 14 साल से। एंड 21 साल से मेरी पत्नी ने नहीं ली एलोपैथी की ड्रग्स। अब आप बताइए मुझे कि अगर बिना दवाई के पॉसिबल है रहना और आप अपना इलाज कर सकते हो, जैसे अभी आजकल का बुखार चल रहा हुआ है। अब देखो चक्कर क्या है, लोगों को पता नहीं है। आज जो बुखार होगा ना वो किसको होगा आज के टाइम पर, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ 90% से ऊपर, जिसको आज एसी से निकलने के बाद यानी नहा के एसी में आ जाएगा, या बाहर निकलने के बाद बारिश की बूंदे लग जाएं और उसे हवा लग जाए, उसको बुखार होगा वायरल आज के टाइम पे। 3 जने हैं ये, कि एक एसी में नहाते ही एसी में और या फिर बाहर, है ना? हाँ। बुखार हुआ है आपके सर्कल में किसी हाँ। को, अब आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, वो टेस्ट लिखेगा, इतने सारे टेस्ट होंगे, दवाइयां देगा 3 दिन, और वो दवाई वो बीमारी अंदर ही दब जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। अब इसका इलाज क्या है? देसी कीकर बबूल जो होती है, 5 उसके फूल लो, पीले फूल, 1 गिलास पानी में गर्म कर दो, काढ़ा उसको गर्म कर दो, जब वो आधा गिलास रह जाए छान करके पी लो, 2 बार पियोगे बुखार खत्म। अरे वाह। अब ये आज बुखार ये ऐसा होने वाला है, तो बबूल के फूल आ गए हैं। अगले 15-20 दिन के बाद बुखार की टाइप दूसरी 248 टाइप का बुखार है। अच्छा, आपको कौन सी किस वजह से हुआ है सिर्फ ये पता लग जाए तो आपके बुखार का इलाज विद इन सेकेंड्स है और कोई कमजोरी नहीं आएगी। आपने तो ये रिसर्च की है, लेकिन आम आदमी तक ये अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी? ये तो जो कर रहे हैं, जिनको मालूम है, उनसे ज्ञान लो ना। छोटी छोटी बच्चे अब स्कूल में जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को सिखाना चाहिए ना कि बच्चों इस मौसम में यदि तुम बीमार हो जाओ तो तुमको दवाई इंजेक्शन नहीं लेना, तुमको ये खाना है। बच्चों सुबह उठ करके ये नहीं खाना है, तुम्हें दही रात को नहीं पीनी है, तुमको लस्सी रात को नहीं पीनी है, तुमको सुबह दही खानी तो है। एजुकेशन सिस्टम में कमी है। बड़ी आराम से बात है। खाना क्या है, कैसे बैठ के खाना चाहिए, ये कुर्सियां जो हैं ये बीमारों के लिए हैं, जिनके घुटने जवाब देते हैं उनके लिए है। ठीक ठाक आदमी के लिए पालथी मारकर पढ़ना होता है। छोटे बच्चों को जब बेंच पर बैठकर पढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे हम उन बच्चों को। छोटे बच्चे को साइकिल दे देंगे, रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी। बाद में जब सड़क के ऊपर चलेगा, पक्के सड़क के ऊपर चलेगा, घुटने और रीढ़ की हड्डी दोनों खत्म। आप देख लो, जो लोग सुबह सैर करते हैं पक्की सड़क के ऊपर, उन सब की रीढ़ की हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। आदमी जो है वो जमीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए बना है। दुनिया के अंदर आदमी के अलावा किसी जानवर के पास जूते नहीं है। जूते आधुनिकता का संकेत नहीं है, जूते हमारी मूर्खता का संकेत हैं। आदमी बीमार होता है, थॉट्स जो होते हैं वो अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको धरती के साथ डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए होता है। हमारे 99% लोग पक्के पे ही वॉक करते हैं, तो गधे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जानबूझ के कह रहा हूं ताकि उनको हिट करे कि ये आदमी हमको बोल रहा है, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा उनको कि पक्के पर चलने की वजह से ही आपके घुटने और कमर खराब है। आप सिर्फ कच्चे पे चलना चालू कर दोगे, आप केवल इतना, हमारे बुजुर्ग कितने स्मार्ट हुआ करते थे, चमड़े की जूती पहनते थे, यानी चमड़े के साथ चमड़ा टच हो रहा है तो जमीन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, और उसमें भी लोहे की कील लगाते थे। और जो पुराने लोग हैं, जो उससे भी पहले वाले, कॉपर की कील वो लगाते थे कि इधर कॉपर की प्लेट, अंदर कॉपर की प्लेट और बीच में से कनेक्शन, ताकि धरती के साथ कनेक्शन कभी भी ना टूटे उनका। अगर कांटों से बचने के लिए उनको अगर करना भी पड़े, पत्थरों से बचने के लिए, तो वो मेटल टच रहे बॉडी के साथ ताकि धरती से कनेक्शन ना टूटे। और आज वो 0 वोल्ट थेरेपी के नाम पर बिक रहे हैं, आज मैट बिक रहे हैं 0 वोल्ट थेरेपी के नाम पर। कितने मूर्ख हैं यार हम, धरती को खत्म करके उस पे कोल तार बिछा करके और फिर मैट लेके आ रहे हैं घर के अंदर कि 0 वोल्ट थेरेपी है। अरे यार, कुदरत ने सारा इलाज आपको दिया हुआ है, आप काट रहे हो उस इलाज को, आप बर्बाद कर रहे हो। ये बात उन बच्चों को बतानी है खाली। ये कहीं ना कहीं मॉडर्निटी का, और जो हमारे देश में सारे के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो गए, जो आजकल का बच्चा या आजकल का यूथ समझने को तैयार नहीं है, उसका कारण समझने को तैयार कैसे होगा? उस बच्चे को सुबह से लेकर रात तक तो स्क्रीन पे उलझा के रखा हुआ है। उस बच्चे को सुबह से लेकर रात तक तो डॉक्ट्रिन डाला जा रहा है, उसके दिमाग में तो कचरा डाला जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कार्टून्स हैं, फिल्में हैं, नाटक हैं, कुछ भी अच्छा दिखाते हैं? नहीं।
अगर वो पूरा दिन वही देख रहा है, मतलब उधर स्कूल में तो गधा बनाया जा रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जो मैम ने लिख दिया वही कॉपी में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, सवाल पूछ नहीं सकता है, अल्टरनेट सोच नहीं सकता है, और ओटीटी पे सारा कचरा आ रहा है, तो वो बच्चे को अकल कैसे आएगी? जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ये चश्मा मेरा नजर का दिखाई दे रहा हो, ऐसा लग रहा होगा ये नजर का है, ये नजर का नहीं है, ये ब्लू रे कट चश्मा है। अच्छा, ब्लू रे कौन सी है? ये जो आपने व्हाइट लाइट लगा रखी है, हाँ जी। इसमें 400 से 450 नैनोमीटर की एक लाइट है जो इसको ब्लू लाइट बोलते हैं। हर व्हाइट लाइट में होती है ये, जितनी भी सफेद लाइटें हैं। इसीलिए सिस्टम ने आपको ये जो एलईडी है ये फ्री दी थी, क्योंकि इसके अंदर वो ब्लू लाइट है। अब वो ब्लू लाइट क्या करती है? उस ब्लू लाइट का काम है डायरेक्ट पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करना। ये क्या होता है? अब पाइनियल ग्लैंड मेडिकल के बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई जाती है, पाइनियल ग्लैंड नहीं पढ़ाई जाती। पाइनियल ग्लैंड इंसान के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। उसका काम है, कहाँ होती है ये यहाँ पर होता है, जैसे छोटा कागा बोलते हैं ना, हाँ, बच्चा जब पैदा होता है नरम होता है वो हिस्सा, हाँ, तो कागा जो होता है वो पाइनियल ग्लैंड है, उसके अच्छा। नीचे होती है वो चावल के दाने के जितनी। अच्छा, उसका काम क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने हार्मोन्स चाहिए उन हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम पाइनियल ग्लैंड करती है। अच्छा, आदमी को स्वस्थ रहने के लिए एक चीज की जरूरत रहती है, उन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत पड़ती है उसका नाम है मेलाटोनिन। अच्छा, मेलाटोनिन बनता है जब आदमी सो रहा है, आंखों में 0 रोशनी जा रही है तब। अच्छा, और ये बनता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, रात को, सिर्फ रात को। अच्छा, जो इंसान रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइट के एक्सपोजर में होगा उसके हार्मोन्स गड़बड़ होने ही होने हैं। ये बात उनको मालूम है, मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री को। अच्छा, इसीलिए आपको इंटरनेट 10 बजे के बाद तेज मिलेगा, इसीलिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा रात को, इसीलिए आपको खाना 9 बजे मिलेगा। और इस जो यूथ सोता ही नहीं है रात को। मैं इसीलिए तो आपको क्या कह रहा हूं, वही तो समलैंगिक बन रहा है, उसी के तो हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, वही तो बीमार हो रहा है, वही तो डिप्रेशन में जा रहा है। जो बच्चा सो नहीं रहा है वही तो जा रहा है। आपका बुजुर्ग, आपके दादाजी, आपके पिताजी अगर जल्दी सो रहे हैं वो थोड़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो थोड़ी ना लड़कों की तरफ, लड़का लड़के की तरफ, लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं का हो रहा है। अब वो कौन लोग हैं? अब जो 11:30 बजे, आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। अभी हम राजस्थान गए थे 3 दिन पहले, मेरे साथ 4-5 लोग थे। मेरी जो हम ट्रेनिंग करते हैं 3 दिन की, उसमें मैं एक स्पीच में बताया था मैंने, उस दिन वो सुनकर आए थे नया नया। मैंने उनको कहा था कि कुदरत को यह मालूम है कि ठीक 12 बजे के बाद लाइट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जब पूरे आसमान में चांद और तारे छाए होते हैं, एग्जैक्ट 12 बजे से कुछ देर पहले सारे चांद तारे गायब हो जाते हैं। आपको ये कभी नोटिस ही नहीं किया होगा आपने। नेचर ने इतना अल्टीमेट अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर कोई बंदा बाहर सो रहा हो बाई चांस, अच्छा, छत पे सो रहा हो या आंगन में सो रहा हो या जानवर जो सो रहे हो, तो 12 से लेकर और 1:30 बजे तक या 2 बजे तक, मतलब 11:30 के बाद में चांद तारे गायब हो जाएंगे, आसमान बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और 2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद फिर से वापस आ जाएंगे वो चांद तारे। उस टाइम 0 लाइट होनी चाहिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कहीं पर भी लाइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी स्ट्रीट लाइट 24 घंटे जलती रहती है, आपके घर के बाहर वाली लाइट जलती रहती है, वो नहीं जलती है तो आपके एसी की एलईडी जलती रहती है। आपकी ये जो स्विच होते हैं, स्विचों में एक एलईडी लगा के रखते हैं ये हरामी, ये इसमें भी ब्लू लाइट है। कोई भी लाइट अगर आंख पे पड़ रही है वो आपका मेलाटोनिन बनने नहीं देगी। अच्छा, अब आपको ये बात किसी ने बताई नहीं, मैं पहली बार सुन। तो कितनी कितनी माइन्यूट बात है ये कि आपकी हेल्दी रहने के लिए आपकी आंखों में कम रोशनी चाहिए, इसीलिए ये ब्लू रे को ब्लॉक करने वाला चश्मा है जो अच्छा, जिसको मैं लगा के रखा हुआ है कि ये व्हाइट लाइट जो है वो डायरेक्ट उस पे अटैक ना करे, इफेक्ट ना आए उसके। और इसीलिए उन लोगों की आंखें जो है वो सुस्ताई सी रहती हैं, इसीलिए वो सुस्त रहते हैं। सही। अच्छा, मेलाटोनिन का दूसरा काम क्या है? सॉरी, उसका पाइनियल ग्लैंड का दूसरा काम है हमें सही और गलत निर्णय लेने की समझ देना। अच्छा, और उस पाइनियल ग्लैंड का तीसरा काम क्या है कि जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन, जो उस नेचर से जो डायरेक्ट कनेक्शन है, उस कनेक्शन के लिए वो एंटीना है। हाँ, उसके ऊपर यदि आप कुछ कोटिंग कर देंगे, उसे खराब कर दोगे,
तो वो आदमी गधा बना रहेगा, वो कभी भी सही गलत का निर्णय, वो अपने ही बच्चों को मारने की दिशा में काम करता चक्र रहेगा। साधना में भी बोलते हैं कि बहुत जल्दी एक्टिव नहीं होता। वो नहीं होगा इसकी वजह से, इसकी पाइनियल ग्लैंड। अब पाइनियल ग्लैंड पे असर कैसे कैसे होता है? व्हाइट लाइट उसके ऊपर असर करती है। दूसरा असर होता है एल्यूमिनियम का। यदि एल्यूमिनियम के दरवाजे हैं, जितनी बार टच करते हो वो नैनो पार्टिकल अंदर जा रहे हैं। और जिनके किचन के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन है उनमें भी जा रहा है। जो बच्चों को वैक्सीन लगती है उसमें भी एल्यूमिनियम डालते हैं, ठीक है। और नैनो प्लास्टिक, प्लास्टिक की आइटम कोई भी घर के अंदर है, जितनी बार टच करोगे उतनी बार प्लास्टिक जा रही है। तो ये सीधा का सीधा इस पे कर रही है अटैक। तीसरी चीज जो उस पे अटैक करती है, फ्लोराइड। जो टैप का वाटर आता है, हर घर नल का जो प्रोपेगेंडा है, ये इसी के लिए है कि हर घर को शुद्ध पानी ना मिले, उसमें फ्लोराइड डाल के देते हैं। आपका सुबह का पानी देखोगे पहली बाल्टी सफेद निकलेगी, वो फ्लोराइड है उसके अंदर। वो सारा पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करता है। चौथी चीज होती है आर्टिफिशियल स्मेल, जो ऑर्डर है, जो फुसफुस करते हैं, जो मुंह पे लगाते हैं, जो होठों पे लगा रहे हो आपने, जो लगाया है, इसके अंदर अगर हल्की सी भी स्मेल है जो सिंथेटिक है, वो सीधा पाइनियल ग्लैंड पे अटैक कर रही है। बॉडी क्योंकि पीती है हमारी, आप तेल लगा लो पी जाएगी वो। यहाँ बैक्टीरिया जो है ये हाजमे उस गट बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहता है। तो ये बैक्टीरिया बताता है कि अभी आ रहा है तेल, आ रहा है सरसों का, अभी तेल आ रहा है नारियल का, अभी ये कचरा आया है, इस कचरे को क्या करूं, सिंथेटिक है ये तो नहीं निकल रहा है, तो बोलेगा जमा रखो, ये यहाँ पे जाएगा, उसको उस पे काम करेगा, ठीक। अगली चीज जो इसके ऊपर अटैक करती है वो है 5G का रेडिएशन और वाईफाई। अब आप अपना वाईफाई बंद कर दोगे, पड़ोसी का चल रहा है, उसका बंद कर दोगे तो 5G की रेडिएशन नहीं मारी, वो छोड़ेंगे नहीं आपको 24 घंटे। वो उन्होंने चारों तरफ से आपके यूथ को और आपकी पूरी जनरेशन को लपेटा हुआ है, चाह के भी नहीं बच सकते। नहीं, मैं तो अपने घर पे जैमर लगाया हुआ है, लो कर लो अपना जैमर ऑन रखो और अपना छुट्टी, सारे रेडिएशन से खत्म। अच्छा, हाँ, एक आम आदमी बचने के लिए जैमर कितनी एरिया तक ये आम आदमी तक जब बात पहुंच जाएगी, आम इंसान तक, तो उस दिन ये टावरों को ही उखाड़ के फेंक देगा वो, उस दिन तो ये स्ट्रीट लाइट ही फोड़ देगा वो तो अप्रोच करते हैं टावर लगाने के लिए। तो ठीक है, अभी नहीं पता है ना, अकल नहीं है ना। वो तो पेस्टिसाइड के लिए भी लाइन में लगा हुआ है, वो तो यूरिया के लिए भी लाइन में लगा, उसको कौन सा पता नहीं है जहर है। अभी एक किसान बोल रहा था मुझे कि हम ना अपने घर में खाने के लिए तो बिल्कुल यूरिया नहीं डालते, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक करते हैं। अच्छा, पर बाकी वाले में, बाकी का कहाँ डालते हो? वो तो मंडी जाता है, मंडी से कहाँ जाता है? बाजार में जाता है। बाजार से क्या होता है? ढाबे वाला लेके जाता है, हॉस्टल वाला लेके जाता है, स्ट्रीट वेंडर लेके जाता है। तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? बोला जी चंडीगढ़ पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, कहीं पे पढ़ता है। अच्छा, रहता कहाँ पे है? वहां पे पीजी में रहता है। जो पीजी में जो आटा जाता है वो तुम्हारे उस जहर वाले गेहूं का ही जा रहा है। तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, तुम जो जहर उगा रहे हो वही तो बाजार में बिक रहा है। तो रेडी पे जो बिक रहा है, जो ढाबे पे बिक रहा है, जो ये सारा का सारा वो कचरा ही तो बिक रहा है, जो तुम कचरा उगा के मार्केट में बेच रहे हो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा बच्चा जो तुमसे दूर रहता है वो सब कचरा ही खा रहा है। तुम्हारे घर में जो नमकीन आ रही है, बिस्किट आ रही है, जितना भी तुम खाने का सामान बाजार से पैकेट वाला लेके आ रहे हो, वो सारा उसी कचरे से बनकर तुम्हारे घर में आ रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि ये पाइनियल ग्लैंड अक्ल नहीं है ना, क्योंकि पता नहीं है ना, उसको लग रहा है कि मैं अपना 1 एकड़ में उगा करके बच रहा हूँ खाली। और इसमें मैंने सुना था, अभी मैंने एक उनसे बात की थी लैंडलॉर्ड से, कि आप ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं करते कुछ थोड़े एरिया के अंदर, जैसे आपने बोला कि अपने लिए कर ले, तो मैंने कहा कुछ थोड़े एरिया के लिए, अपने नोज को तो और अपने लिए तो की जा सकती है। तो उन्होंने मुझे एक आंसर किया कि अगर आज हम अपने खेत के अंदर ऑर्गेनिक खेती शुरू करते हैं तो 5 साल लगेंगे इसको रिफाइन होने के लिए। नहीं, जनता सरकार मोर्चा में ऐसे साथी हैं, डे 1 से आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी कई साल से वो डल रही है, चाहे 50 साल से गिर रही हो, डे 1 से आप अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। पैदावार की पूरी गारंटी हम देते हैं, हमारे साथ ऐसे साथी इसके बारे में कुछ बताइए एक आम आदमी को, जिस आदमी को लगता है कि मैं अगर आज अपने पेस्टिसाइड जमीन से निकालने लगूंगा तो 5 साल लग जाएंगे। कुछ नहीं है, देखो जमीन, जैसे आप जाते हो अस्पताल के अंदर और वो जो आपको फार्मा कंपनी का दलाल है, जिसे आप लोग डॉक्टर कहते हो, असल में वो फार्मा कंपनी का दलाल है। टूर्स भी तो बहुत मिलते हैं, बहुत पैसा मिलता है, बहुत टूर्स मिलते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फार्मा कंपनियों से खूब मिलता है। तो वो जो फार्मा कंपनी का दलाल है वो आपको बोलता है आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वो कभी ये नहीं कहता है लाइफस्टाइल बदलो, वो क्या कहता है? आयरन की दवाई ले लो, ठीक है। अब जो उस गधे को पता है, मतलब वो शातिर है, गधा नहीं कहूंगा, गधा तो वो लेने वाला है, ठीक है, उसको पता है उस राक्षस को कि हमारी बॉडी ये वाला जो आयरन है इसको हजम करने के लिए बनी नहीं है। हाँ, वो जो सिंथेटिक आयरन है उसको हजम करने के लिए नहीं बनी है, तो बॉडी फेंक देती है। वो फेंक देगी उसको, सिंथेटिक है वो, कुछ उसको नहीं लेगी, वो ऑर्गेनिक ही लेगी बॉडी। इफ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट, सीधा सा रूल।
कुदरत ने नहीं बनाया है तो आपको नहीं लेना चाहिए। यार एक बात बताइए, आप सोचिए मैडम, मतलब आप ये देखिए, मुझे कुछ लोग बोले कि जहाज बना दिए, कार बना दी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया, किसने बनाया? आदमी ने बनाया। क्यों बनाया भाई? आना जाना पड़ता है। क्यों आना जाना पड़ता है भाई? क्यों काम करना पड़ता है? मैं कहा देखो, उस नेचर ने आपको बनाया है, इंसान ने तो नहीं बनाया आपको। परमात्मा या कोई नेचर, कुछ कोई ताकत है जिसने आपको बनाया है। जिसने आपको बनाया है उसी ने गधा बनाया है, उसी ने घोड़ा बनाया है, उसी ने कुत्ता बनाया है, उसी ने शेर बनाया, उसी ने पक्षी बनाए। अब उसने पक्षी बना दिए और वो पक्षी एक ही फ्लाइट में 2000 किलोमीटर चल सकते हैं। अगर इंसान को 2000 किलोमीटर जाने के लिए बनाया होता तो उसको पंख लगाकर देने में क्या दिक्कत थी? उसके पास मटेरियल की कमी थोड़ी थी। आप सोच के देखिए, आपको 4 पैर क्यों नहीं दे दिए थे? आपको 2 पैर दिए थे क्योंकि आपको 2 पैरों से ज्यादा की जरूरत नहीं थी। जिसको 2 पैरों से ज्यादा की जरूरत है उसको 4 दिए है ना। जिसको पकाना नहीं आता है, जिसको कच्चा खाना है, उसको मजबूत दांत, उसके जबड़े वैसे दिए है ना, उसके अंदर वैसा हाजमे का सिस्टम दिया है ना। बल्लारा जी, कहीं ना कहीं जो आप बात करते हो वो उस समय की बात नहीं है जब ऐसा समय था जब ना आविष्कार एरोप्लेन का हुआ था, ना मोटर गाड़ियों का हुआ था। आप उस समय की बात करते हैं। जिस टाइम पर मोटर गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम पर आदमी 100% स्वस्थ था। वहां एक भी फार्मा कंपनी का दलाल नहीं था। एलोपैथी 300 साल पहले आई है। इससे पहले कोई एलोपैथी नहीं थी। और जब एलोपैथी नहीं थी तो आदमी बीमार नहीं था। मेरे गांव में मैंने देखा है एक भी डॉक्टर नहीं था। मेरे गांव में एक भी सरकारी डॉक्टर नहीं था। और मैं उस दौर को याद करता हूं, 105 साल का होके मर रहा है कोई, 100 साल का होके मर रहा है कोई, बिना बीमार हुए मर रहा है वो अपने आप डाउन होकर के। मैंने वो दिन देखे हैं कि जब डॉक्टर्स आए हैं तभी बीमारियां आई हैं। मैंने वो दिन देखे हैं कि गाड़ी आई है तो पोल्यूशन आया है ना। अब पोल्यूशन, पहले गाड़ी लेकर आए, पहले तो उनको सस्ता प्लॉट दिया, फिर उस पर सस्ती बिजली दी, फिर उनको अनलिमिटेड पानी का सप्लाई दिया, फिर गाड़ियां बनी, उसके लिए सस्ता लोन दिया, फिर लोगों को माइग्रेट किया, फिर गाड़ियां बेची, फिर उस पर टैक्स लिया, फिर पेट्रोल डीजल पर टैक्स लिया, और अब कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन कर रहा है, सबको बंद करो। क्या बेवकूफाना हरकत है यार। अगर तुमको पहले दिन नहीं पता था तो क्यों बनाया था? या तो आज जो नई चीज लेकर आ रहे हो उसके 50 साल के बाद के आफ्टर इफेक्ट चेक कर लो पहले ही। तुमने कोई रिसर्च नहीं करी और आदमी के ऊपर चीजें को थोपे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कुदरत ने आपको जो दिया है वो पूरा सिस्टम दिया है। जैसे ही आपके शरीर को ऐसे करके कोई पिंच करेगा, आपकी बॉडी में कोई चीज जाएगी, मुंह में जाएगी, हाथ टच करते, ऐसे टच करते हो ना आप, जैसे ऐसे आंख बंद करके टच करोगे ना, टच करते ही यहाँ पे मैसेज चला जाएगा, देखो एक खुरदरी सी चीज थी, ऐसा था, ये था, वो था। और अगर ये पाइनियल ग्लैंड एक्टिव हो ना तो ऐसे टच करके ये भी बता सकते हो ये हरा रंग है, ये लाल रंग है। इतना इतना सेंसिटिव हो जाता है। आंख बंद करके छोटे बच्चों के अंदर ये सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक है, ये पाइनियल ग्लैंड ही होता है वो जो उनका एक्टिव हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है, वो सब कुछ आप खो रहे हो केवल समझ की कमी के कारण। आपको ये लगता है जो कुछ लोगों का कहना है कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर को ठीक करने तक की क्षमता है बिना दवाइयों के? असल में कैंसर हमें दिया गया है, हमारा बॉडी कैंसर के लिए बना ही नहीं है। एक्चुअली आवर सेल्स आर बोर्न या आवर सेल्स आर मेंट टू डिटॉक्स इटसेल्फ। हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने के लिए बनी है ऑलरेडी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वॉरियर अंदर बैठे हैं बीमारियों को भगाने के लिए। वो जो क्रॉनिकल डिजीज बनती है दैट इज अ प्लैंड गिवन बीमारी, मतलब बेसिकली अच्छा। वो दी हुई बीमारी है, हमें होती नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करके आपके हार्मोन्स को बदल के एलजीबीटीक्यू आता है। वो आपको एकता कपूर पहले बताएगी सीरियल के अंदर कि जो ननंद है और सास है वो डायन होती है, वो षड्यंत्र ही रचती है बहू के खिलाफ। तब जाकर के बच्ची कहने शुरू करती है अपने माँ बाप को कि मैं तो इकलौते के साथ शादी करूंगी, मैं तो शहर में शादी करूंगी। उसको थोड़ी पहले ज्वाइंट फैमिली इज अ बेसिकली वो स्ट्रक्चर है कैसा जो आपको बचा के रखता है, सेफ रखता है, सेफ्टी की फीलिंग रहती है 24 घंटे। आपके बच्चे की परवरिश के लिए स्पेशल कोई आया नहीं रखनी पड़ती है आपको, उसके लिए वो पलेंगे और वो जबरदस्त बच्चे पैदा होंगे। आज हम अगर आज समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान को दांव पे रख रहे हैं ना, उसके पीछे कारण है कि हम ज्वाइंट फैमिली में पैदा होकर के ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े हैं।
इसलिए हमको फैमिली कल्चर की स्ट्रेंथ का पता है। इसलिए मैंने वहां से निकल करके छोटी फैमिली भी देखी, छोटी से अब न्यूक्लियर होकर के भी देखा। अब मैंने देखा है कि मेरे बच्चे को परवरिश के लिए मतलब सिर्फ हम दोनों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, वो समाज को देख ही नहीं पा रहा। जबकि ज्वाइंट फैमिली में पूरे समाज की तस्वीर होती है, वहां झूठ बोलने वाला भी है, गुस्सा करने वाला भी है, प्यार करने, सारे कैरेक्टर, सारा समाज उसी ज्वाइंट फैमिली में होता है। तो पूरे समाज के अंदर अपनी जिंदगी को कैसे जीना है वो उसी दौरान देख लेगा अपने बचपन में ही, और जीवन में कभी स्ट्रेस आएगा नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें मैनेजमेंट आती है उसको। वो एक इतना स्ट्रक्चर जबरदस्त था, हमारे पुरखों ने इन चीजों को समझ लिया था। दे वर एनलाइटेंड पीपल, और हम लोगों को एनलाइटन होने से पहले ही डंब रखा जाता है। तो जो बच्चों को लगने वाली वैक्सीन हैं, वहां पर जो गलती पॉइंट आ रहा था, माँ बाप गलती क्या कर रहे हैं, हाँ, जो सवाल था वो ये था। ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। तो अभी इस पे एक ही पॉइंट पे आप 2-4 घंटे बोल सकता हूं मैं। तो यहाँ वो जो बच्चा जब उसको वैक्सीन लग रही है वो गलती हो रही है। नेक्स्ट अगले नंबर पर गलती हो रही है, उसे कैसी फैमिली में रख रहे हो आप उस अस्पताल से ले जाकर के, जबकि वो बच्चा पैदा हुआ है माँ से पेट से निकलने के लिए ही पैदा हुआ है, वो घर पे ही पैदा होने के लिए बना है। अस्पताल सिर्फ फार्मा कंपनियों के दलाल हैं और कुछ नहीं है, वो आपको काटने के लिए बने हैं। पहले तो जहां तक मुझे याद है हम सारे बच्चे घर में पैदा हुए, ठीक है, हाँ वही होता था। ठीक, तो स्ट्रक्चर ने क्या किया, सिस्टम ने दाइयों के ऊपर एफआईआर करनी चालू कर दी। अभी अगर दाई से बच्चा पैदा करोगे तो एफआईआर करने चालू हो जाते हैं वो लोग। ये गेम प्लान है इनका पूरा योजनाबद्ध, कि दाई से बच्चा पैदा हो गया तो अगली जनरेशन सीख जाएगी कि बिना अस्पताल के पैदा हुआ जा सकता है, बिना दवाइयों के पैदा किया जा सकता है बच्चा। ये प्लान है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं। जब इस गेम को समझोगे ना आप, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया अंदर जाकर के, मैंने इसको समझ लिया। दाइयों से मिलके, आशा वर्करों से मिलके, आंगनबाड़ी वर्करों से मिलके, डॉक्टर से मिलके, एमआर से मिलके, फार्मा कंपनियों को जो फार्मा की दवाइयां बनाते हैं उन दवाइयों के मैन्युफैक्चरर से मिलके, तो मैंने उन सब से मिलके इस पूरी गेम को समझा। तब जाकर मैं इतना बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं कि पूरा आईएमए को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम लोग बच्चों को मार रहे हो, एंड आई कैन प्रूव दैट, और मेरे पास सबूत है उसके। अभी इसीलिए अब उसके बाद वो ज्वाइंट कैसी फैमिली में रखना है ये गलती कर रहे हैं, उसके बाद उसे खिलाना पिलाना है क्या ये गलती कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिक नहीं खिला रहा, कोई भी घर की बनी हुई चीज नहीं खिला रहे, सारा पैकेट वाला खिला रहे। अब साबुन लेके आ रहे हो उसमें केमिकल है, उस बच्चे का पाउडर लेके आ रहे हो उसमें केमिकल है, जो उसके लिए कपड़े लेके आ रहे हो उनमें नैनो प्लास्टिक है, पता भी नहीं है आपको जो बाजार से कपड़े आ रहे हैं। आपके घर का कॉटन, अब बीटी कॉटन से बना हुआ कपड़ा, आपको ये कॉटन दिखाई दे रहा है ना, जितना भी जो आप ये लोग पहन रहे हैं सारा बीटी कॉटन का कपड़ा है। ये इसके अंदर सारा का सारा बीटी कीड़ा है, देसी कॉटन नहीं छोड़ी है। तो देसी कॉटन नहीं है तो कॉटन का कपड़ा कैसे मिलेगा आपको, उसके अंदर भी बीमारी। कपड़े की फ्रीक्वेंसी चेक करना, गूगल पे सर्च करना कौन से कपड़े की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीन की कितनी है, कॉटन की कितनी है, लिनन की कितनी है, और आपके घर में क्या क्या कपड़ा रखा हुआ है। सुबह जो जिम में जाके बच्चा पढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस में है, जो बच्चा सिंथेटिक है वो है माइनस में बता रहा हूं ना मैं, 0 है। बॉडी की फ्रीक्वेंसी है 60 से लेके 70 के बीच की। जो आइटम हम बॉडी को टच कर रहे हैं या खा रहे हैं, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी 60-70 से ऊपर है तो हमें उससे ऊर्जा मिलेगी, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो ऊर्जा काउंट डाउन होगी। तो आप क्या पहन रहे हो, बॉडी के साथ टच किस चीज का हो रहा है, इसमें भी डिपेंड करता है। तो यदि आप उस फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी का कपड़ा पहनते हो तो ही आपको ऊर्जा मिलेगी कपड़ा पहनने से, अदरवाइज आपकी बॉडी डंप रहेगी, डाउन रहेगी। अब ये उस बच्चे को क्या पहनाना है ये माँ बाप को नहीं पता है, कैसा स्कूल ढूंढना है, कैसा सिलेबस ढूंढना है, कैसा जीवन जीने के लिए तैयार करना है, कैसा पड़ोस देना है, कैसा एनवायरमेंट देना है, कैसी हवा देनी, कैसा पानी देना, कैसा खाना देना, कुछ पता है? तो क्या गलती, मैं सही क्या कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछा था आपसे, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड देख रहे हैं। स्टैंडर्ड भी नहीं है। स्टैंडर्ड क्या बताइए, आपने एक कंपनी का जूता पहन लिया, जब जूता आदमी के लिए नुकसानदायक तो स्टैंडर्ड का क्या करोगे? लेकिन आम आदमी तो सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में भाग रहा है ना, तो उसको पता नहीं है ना, समझ नहीं है ना। जिसको समझ हो जाती है वो सब कुछ छोड़ देता है। अभी रेनबैक्सी के मालिक ने 600 करोड़ रुपया राधा स्वामी को दान दे दिया, लेकिन फिर बाद में वापस भी तो वो तो चलो मुकदमा किया उसके ऊपर वापस लेना। जब देखा ना कि ये भी फ्रॉड है, जब देख लिया कि ये भी वैक्सीन लगवाने के लिए हमारी फार्मा कंपनियों का दलाल बना हुआ है, वो तो वापस लेने के। लेकिन अगले को ये समझ आ गया कि जो मैंने ये 600 करोड़ कमाया इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। उसके पास गाड़ियों की कमी नहीं, मकान की किसी चीज की कमी नहीं है ना, 600 करोड़ डोनेट कर रहा है जो आदमी, ठीक है। तो उसको वो डोनेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसने देखा कि दिस 600 करोड़ इज वर्थलेस। वो तो आदमी ने कमाया नहीं है अभी, इसलिए उसे लग रहा है। मैं भी थोड़ा इतना बोल सकता हूं क्योंकि मैंने कमा के देख लिया।
मैंने जब मेरे घर में जब इकट्ठा पैसा आता होता था तो मैं भी ऐसे टेबल पे बेड पे लगा के देखता था कि देखो पूरा बेड भर दिया मैंने रुपयों की गड्डियों का। आम आदमी यही तो चाहता है। तो मैंने देखा ना उससे कुछ नहीं हो रहा है, फेंकना पड़ा मुझे वो। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए जो कि आदमी का असल मकसद है तो आपको वो सब फेंकना ही पड़ेगा आखिर में। आप बल्लारा जी कुछ कह रहे हो दुनिया को जाने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आज के टाइम में कहते हैं कि हम बिकने के लिए तैयार है, खरीद लो। तो एक दिन बिकने के बाद उनको समझ में आएगा कि गलत बिक गए, आएगा ना। देखो नेचर, कुदरत ना, ये जो पाइनल ग्लैंड है ना, ये हमारी अंतरात्मा या उस परमात्मा से कनेक्ट रहती है थोड़ी या ज्यादा। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं ना जो उस परमात्मा के आदेश के खिलाफ हो रहा होता है तो अंदर से एक आवाज आती है गलत कर रहे हो, फिर भी हम उसे मार कर फिर भी वो कर देते हैं, फिर उसका भुगतना पड़ता है हमको, और फिर हमें एक दिन रियलाइज होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो रियलाइज तो होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर मैं एक, क्योंकि हम बच्चों वाला वो करेंगे, लास्ट है ये बच्चों से कनेक्टेड, अगर आप अपने तरीके से आज जो पेरेंट्स पेरेंटिंग कर रहे हैं उनको क्या सुझाव अपनी तरफ तरीके से देना चाहेंगे? समझाना बंद कर दो, समझना चालू कर दो और जिम्मेदारी ले लो। बच्चे को टीवी ने खराब किया, आप मानते हो? टीवी आप लेके आए थे, सबसे पहले टीवी फोड़ना पड़ेगा अगर बच्चा बचाना है। अगर आप मान रहे हो टीवी ने खराब किया है, अगर आप मानते हो सोशल मीडिया ने खराब किया है, तो वाईफाई आपको बंद करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि स्कूल इनको कुछ नहीं दे रहा है तो स्कूल से जवाब मांगना पड़ेगा। स्कूल जवाब नहीं दे रहा तो अपना स्कूल खोलना पड़ेगा। 100 माँ बाप मिलकर एक स्कूल खोल लो ना, जो बच्चे को देना चाहते हो वैसा। आपको लगता है ये जो आप बोल रहे हो पॉसिबल है? मैं करूंगा। अभी हम लोग हर गांव, अभी मैं निकलूंगा हर गांव में, पूरे हरियाणा के 7,000 गांव हैं, मैं हर गांव से 2 बच्चे लेकर एक इंस्टीट्यूट शुरू करूंगा, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि अगर आप लोग करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं हर गांव से 2 योद्धा तैयार कर देता हूं ना। 10 गांव में 20 योद्धा तैयार हो जाएंगे, वो तो तुम्हारे बच्चों को आगे ज्ञान दे लेंगे। अगर तुम अपने गांव में करना चाहते हो तो उसके लिए टीचर्स तैयार कर दूंगा गांव में। गांव में अगर 10 टीचर्स तैयार हो जाएं तो अपने गांव के सारे बच्चों को तैयार कर लेंगे ना। 50 तैयार हो जाओ, 100 तैयार हो जाओ, सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। पहले जो ट्रेनिंग 10.5 लाख रुपए में देता था, 1 रुपया नहीं लेता हूं। तुम अब तैयार कर लो ना अपने बच्चों को, टीचर्स तैयार कर लो, अपने स्कूल तैयार कर लो, 1 रुपया खर्च हुए बिना। अभी आपके बच्चे पे 1 साल में 1 लाख रुपया खर्च होता है पढ़ाई एवरेज वाइज, और उसका 0 वैल्यू है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं अगर 1 लाख खर्च करते हो ना, मात्र 20,000 रुपए साल का खर्चा आएगा और बच्चा जिंदगी जीना सीख जाएगा, यदि आप सारे मिलकर इस पर काम करते हो। आप हर चीज सिर्फ गांव के लिए क्यों बोलते हो, शहरों के लिए क्यों? शहर तो कचरा है ना, शहर में तो भगोड़े लोग रहते हैं, शहर में तो व्यापारी लोग रहते हैं। भारत की परंपरा में व्यापार नहीं है। शहर बनाया था अंग्रेजों ने, भारत में कभी शहर नहीं था। शहर को बसाया गया था अंग्रेजों ने। आप देखो सिनेमा कहाँ होता था? शहर में। अगर खराब करने का काम है, सिनेमा का काम है। वैश्यालय कहाँ होते थे? शहर में। जुए खाने कहाँ होते थे? शहर में। शराब के अड्डे कहाँ होते थे? शहर में। शहर सिर्फ गंदे काम करने के लिए है, शहर भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन कितनी आबादी शहरों में रहती है, तो गंदे काम ही कर रही है, देश को बर्बादी तो कर रही है। शहर में रहने वाला आदमी बर्बाद कर रहा है देश को। एनवायरमेंट के ऊपर बोझ शहर का आदमी है, कचरा उगाने के लिए काम कर रहा है शहर का आदमी है, इंश्योरेंस बेचने वाला शहर का आदमी है, बैंकिंग करने वाला शहर का आदमी है, पेस्टिसाइड बेचने वाला शहर का आदमी है, फार्मा कंपनी का दलाल शहर का आदमी है, ऑटोमोबाइल कंपनी का दलाल शहर का आदमी है, जंगल काटने वाला शहर का आदमी है, फैक्ट्री बनाने वाला शहर का आदमी है। गांव का आदमी थोड़ी ना कचरा कर रहा है। गांव का आदमी तो खेत में हक के आता है। वो तो एक आप लोग ही हो शहर वाले जो 100 ग्राम मूतते हो और 20 लीटर पानी खराब कर देते हो फ्लश करके। आप ही पीने वाले पानी को मूत में मिलाते हो। गांव का आदमी थोड़ी है पेड़ के पास खड़ा होकर के वो तो यूरिया मिला देता है मिट्टी के अंदर। वो तो खाद दे रहा है, वो तो खेत का पेट में, पेट का खेत में दे रहा है। गांव थोड़ी ना कुछ ले रहा है, गांव तो दे रहा है समाज को, देश को। शहर ले रहा है, शहर चूस रहा है। जब आप सरकार के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन लगाते हैं और आपने हर कोई फील्ड नहीं छोड़ी सरकार पे, आप उसके तथ्य कहाँ से वो आते हैं आपके पास? जैसे कि एग्जांपल बताइए। जैसे कि आपने एप्स्टीन फाइल को लेके मोदी जी के ऊपर बहुत कटाक्ष किए। मैंने तो बहुत पहले कर दिए थे, 2 साल पहले बोल दिया था, 3 साल पहले। 3 साल पहले के मेरे पॉडकास्ट में देखिए कि कौन आदमी बनता है। साक्ष्य क्या है? एप्स्टीन फाइल तो अभी आई ना। मैंने तो उससे पहले अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया हुआ है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर जाता ही वो आदमी है जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। वहां जाना ही पॉसिबल नहीं है।
ईमानदार आदमी का। मैंने एक चीज अभी इसको शुरू करने से पहले मैंने एक जगह सुना कि आपने सेफोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम किया हुआ है जो नहीं, सरकार मैंने के इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम किया हुआ है। अच्छा, ये क्या होता है? सेफोलॉजिस्ट तो क्या करता है, वो तो जैसे योगेंद्र यादव है, हाँ। वो सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करके सिर्फ आंकड़े देता सरकार है। को देता है। मैं स्ट्रेटजी बनाता था ऐसे बैठ करके मुख्यमंत्री के साथ कि ये इस गांव के लोग ये बोल रहे हैं, इनको मूर्ख कैसे बनाया जाए। कितने साल किया आपने काम? ये मैंने किया 5 साल 4 साल 5 साल 4-5 साल किया। आपने उस समय क्या देखा था सरकारी तौर पे? मैंने एक चीज देखी कि पैसे वाले लोग हम जैसे दिमाग किराए पे लेते हैं और लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, बस तो ये मैंने बस देखा। इससे ज्यादा क्या बोलूंगा मैं। यानी हमने जब उस गेम को समझा ना कि ये लोग आम इंसान को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझते हैं। पैसे वाला पैसे ये पॉलिटिशियंस बेसिकली। और क्या पॉलिटिशियंस में अपना दिमाग होता है? ना, नहीं होता ना, मैक्सिमम में नहीं होता। पब्लिक लीडर्स में होता है, जो पब्लिक लीडर होते हैं वो पब्लिक में रहते हैं जो। हाँ। जैसे अभी मैं नया ताजा एग्जांपल दे देता हूँ। चंद्रशेखर रावण है जैसे, ही वाज अ पब्लिक लीडर जिसको सपोर्ट किया गया था मायावती को खत्म करने के लिए। इट वाज स्ट्रेटजी, ठीक है। तो क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक इसका है। जो इन दोनों के पास नहीं जाना चाहता उसके लिए उन्होंने वामन मेश्राम को खड़ा किया हुआ आरएसएस ने, मूल निवासी करके एक संगठन में। अब चंद्रशेखर रावण जब चढ़ता है, पूरा नगीना लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहा है, उस टाइम उसका चुनाव मैनेज करने के लिए हमारे बहुत सारे साथी भी जाते हैं। अच्छा। मुझे भी कहा गया कि तुम चलो। मैंने कहा देखेंगे, बनाएंगे कार्यक्रम। और जब वो जीत करके वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, वो पहले पब्लिक लीडर था, अब वो एक पॉलिटिशियन बन गया है। अब उसे हर निर्णय अगली बार वोट जीतने के लिहाज से लेना पड़ेगा। अब उसे अपनी बातचीत को उसी एंगल से लेना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज सत्ता से बाहर कर दिए जाओगे। अब क्योंकि पार्लियामेंट में पहुंच गया है तो उसके दफ्तर में उसके ऊपर पुलिस के जरिए, मतलब जो भी सिक्योरिटी मिलती है वो बेसिकली उस व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखने के लिए मिलती है। सिक्योरिटी का कोई लेना नहीं उससे। सिक्योरिटी में हमें कौन खा रहा है? अभी हम तो सिक्योरिटी लेके नहीं आए। उठा के जिसको लेके जाना है, कौन सा सांसद सुरक्षित है भाई? ईडी लेके जाएगी या गुंडा कोई लेके जाएगा? कौन? वो 4 पुलिस वाले बचा लेंगे उसको? सामने से अगर 20 बंदूकों वाले आ जाएंगे, कौन बचा लेगा उसको? कहने को सिक्योरिटी, वो एक्चुअली उसके ऊपर निगरानी रखने के प्रोटोकॉल के नाम पर निगरानी के लिए वो सिक्योरिटी दी जाती है। कि वो क्या कर रहा है, 24 घंटे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी निगरानी के लिए उसको सिक्योरिटी मिलती है। अब वो पॉलिटिशियन हो गया है। अब वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद। हाँ। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इस पूरे गेम को चला रही है, पहले इसका काम यूनाइटेड नेशंस करता था। यूनाइटेड नेशंस का पर्दाफाश हो गया, पता लग गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WHO बोलते हो, वो सारा नाश कर रहा है। वो फार्मा कंपनियां जो कर रही हैं, जो हथियार बेचने वाले जो कंपनियां कर रही हैं, जो तेल कंपनियां कर रही हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां कर रही हैं, यूरिया DAP, ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं? पैसे के लिए पूरे नहीं, पैसा नहीं, पैसा तो पैसे के अंदर परचेसिंग पावर होती है। असल में ये पावर के लिए करते हैं। इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट रिसोर्सेज पे कंट्रोल। ये कीड़े मकोड़ों को रगड़ करके उनकी, जैसे आप लोग हैं, मान लो आपको एक पेड़ है और आपको वहां मकान बनाना, तो आप पेड़ को काट रहे हो, ठीक है ना? आपको वहां सड़क बनाने काट रहे हो। अब वहां पक्षी रहते हैं तो आप उसको उखाड़ रहे हो। वहां पर कोई कुत्ते का वो है, रहने की जगह है, आप उसको फेंक दोगे। अब वो चींटियों ने कुछ बिल बना रखा है, आप उसमें पानी डाल दोगे, आप उसको बंद कर दोगे, आप उसको सील कर दोगे। अपना घर बनाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही ना, क्योंकि आपके पास पावर है ना, पावर ओवर देम। आप उनको ओवरराइड कर रहे हो। तो एक इंसान ह्यूमन कर ही रहा है। एवरीबडी लाइक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ बाप के सामने अपनी पावर दिखाता ही है कि मेरे हिसाब से चलो, तुम्हें मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। माँ बाप अपने बच्चे पे पावर दिखाते ही हैं, पति पत्नी पे दिखाता है, पत्नी पत्नी पे दिखाती है। हर आदमी दूसरे आदमी को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। किसी का ये दायरा अपने घर तक सीमित रहता है, किसी का ये दायरा शहर तक चला जाता है, किसी का ये दुनिया पे चला जाता है। इट इज नॉट अबाउट लाइक ये ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन क्या, शैतान की नेचर है ये, ह्यूमन नहीं है ये। इन ह्यूमन नेचर का, ये जो इन ह्यूमन नेचर का आदमी होगा वो दूसरे आदमी को, दूसरे जीवों को कंट्रोल करना चाहता है। ह्यूमन नेचर है फ्रीडम, लेकिन कुछ उसको
फ्रीडम, हमें हमें जो फ्रीडम मिलती है वो शर्तों के साथ मिलती है बेसिकली। वो इनह्यूमन जो ब्रेन है वो ये काम करते हैं बेसिकली टू कंट्रोल एवरीथिंग। जो लोग ये करते हैं, चाहे ये अंतरराष्ट्रीय तौर पे हो रहा है, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। लाइक दैट दे थिंक, दे अज्यूम, जैसे आप कुरान में जो दज्जाल का जिक्र है वो वही है, जो हमारे पुराणों में राक्षसों का जिक्र है, जो या जहां भी मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में जहां भी राक्षसों का जिक्र है वो दज्जाल है बेसिकली। वो दज्जाल क्या कह रहा है, राक्षस क्या कह रहा है कि तुमको परमात्मा ने बनाया है, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें ये काम करना है, तुम ऐसा बोल रहे हो, मैं भी तुम्हारे वाला ही काम कर सकता हूं। जैसे आपका फार्मा कंपनी का जो कंपनी है वो कह रही है कि क्या आदमी और औरत नहीं चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, खाली दोनों का डीएनए दे दो, मैं उसको एम्ब्रॉयो को जो है उधर बना दूंगा फैक्ट्री के अंदर। हाँ, वो कह रहा है कि जिसका मतलब मैं परमात्मा का काम मैं कर सकता हूँ, तो मैं यही काम कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि आयरन सिर्फ जो है वो वहां से मिलेगा, अमरूद से मिलेगा और सेब से मिलेगा और इससे मिलेगा, अरे छोड़ो, तुम आयरन में तुमको टेबलेट में बना के दे देता हूँ, तो जो काम वहां कुदरत ने वहां किया इतने साल लगाने में, मैं तुम्हें फैक्ट्री में बना के दे देता हूँ। बेसिकली ही इज अज्यूमिंग कि जो उसने बनाया है मैं भी बना देता हूँ, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। हाँ, तो वो अपने आप को परमात्मा मानने की वहम में जी रहा है। और इसीलिए वो जो पॉलिटिशियन की बात अभी चल रही थी, मैं चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा था, इट वाज एन एग्जांपल, आई एम नॉट टारगेटिंग चंद्रशेखर रावण, ये सारे पालतू कुत्ते हैं उद्योगपतियों के, इसलिए बोल रहा हूँ सारे पॉलिटिशियंस। तो ये चंद्रशेखर तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो अब जब ये संसद में पहुंच गया है तो इसके ऊपर 24 घंटे निगरानी हो गई है। अब जब भी इसका स्कोप लगेगा, इसके आसपास कोई ना कोई ऐसे लॉबिंग करने वाले लोग बिठा दिए जाएंगे। पहले ये काम लॉबिंग करने का काम शरद पवार करता था, अच्छा, आजकल ये काम वो करता है, प्रशांत किशोर करता है। इस काम पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आदमी है वो। तो जब तक इनका सिस्टम चल रहा है तब तक वो भाजपा के लिए हर जगह वही काम करता है, जहां भाजपा के लिए कटने वाली वोट जो है वो डाइवर्ट कैसे होनी हो, उसका पूरा प्रोपेगेंडा है, ये गेम में चलता है। तो इस तरह से वो देखते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट किधर जा रहे हैं और हमारा जो तैयार किया हुआ जो आदमी है वो किधर जा रहा है, और उसके हिसाब से फिर वो तय करते हैं कि किस आदमी को किस पोजीशन पे बिठाना है, किस तरह से तय करना है। उसके लिए वो उधर से फील्डिंग करते हैं और इधर से जो काम करते हैं वो फिर वो हम जैसे लोगों को दिमाग किराए पे लेते हैं कि इस आदमी को ह्यूमन साइकोलॉजी का पता है। जैसे मुझे मालूम है कि जब मैं 3 साल की उम्र के बच्चे को पता है कि ये आदमी ऐसे बिहेव करेगा, तो मुझे भीड़ का भी पता है, मैंने मास साइकोलॉजी पे भी काम किया है, तो मुझे मालूम है कि भीड़ को किस तरह से मोबिलाइज करना होता है। लेकिन अब मैंने इसको बदला कि देखो ये काम सब लोग कर रहे हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं, और मुझे समझ आ गया कि पैसा इज नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। तो अब मैं पब्लिक को ये समझाऊंगा कि तुम्हारे साथ वो कैसी राजनीति करते हैं जिससे कि तुम उनके साथ करो, ना कि वो तुम्हारे साथ कर पाए। लेकिन क्या सरकार के दाव पेचों से बचना आसान है? सरकार क्या है, उसको जो पावर दी है पब्लिक ने तो दी हुई है। हाँ। पब्लिक को इतना ही समझ आ जाए बस, खाली उनके दाव पेच क्या है, उनके पास पावर क्या है, पुलिस, सर्वेलेंस, ठीक है, और डंडा है, यही है ना बस उनके पास पावर। मतलब उनके पास पावर क्या है कि हम जो तुमको दे रहे हो ना वो नहीं देंगे। नीतियां अगर वो लागू कराने पे आ जाए तो एक आम आदमी उन नीतियों से कैसे पीछा छुड़ा सकता है? नीतियां कैसे कर देंगे वो लागू, बताओ आप। लॉकडाउन लगा हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, आई वॉज सिंगल पर्सन, कोई नहीं था वहां मेरे साथ में, कोई भीड़ नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। मैंने कहा मैं ना वैक्सीन लगवाऊंगा, ये बहुत बवाल हुआ था उस समय, ना मैं मास्क लगाऊंगा, ना मैं वैक्सीन लगाऊंगा। आपको वैक्सीन के बारे में पहले से कैसे पता था? क्योंकि मुझे फार्मा कंपनियों की पूरा, मैंने बताया ना आपको कि ये तो गेम प्लान। अब आप देखिए, जब आप इसकी रिसर्च करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि जब से वैक्सीन लगनी चालू हुई है तब से ही बीमारियां आई हैं। कुछ हो गया शरीर, जब से लगने लगी, आप चेक कर लो, जब किसी वैक्सीन को लॉन्च करना होता है उससे पहले महामारी आती है। 1918 का देख लो, उससे पहले 1828 में देख लो। सारा प्रोपेगेंडा होता है। ये प्रोपेगेंडा 300 साल पुराना प्रोपेगेंडा है, 300 साल ओनली, ज्यादा नहीं। और ये प्रोपेगेंडा मतलब जब से एलोपैथी आई है, फिर एलोपैथी की जो कमान है वो 1938 में आई। 1938 में तो WHO बना, 1925 में आई रॉकफेलर फाउंडेशन के पास। रॉकफेलर फाउंडेशन कौन है? दुनिया में तेल के कुएं किसके हैं? रॉकफेलर फाउंडेशन के। सारे 70-80% उसी के हैं, अकेले के। अच्छा। उस तेल के शोधन के बाद, अब तेल उसका है तो इसका मतलब पेट्रोल, डीजल, CNG सब उसका है। जितना भी हम किक मारते हैं अपनी गाड़ी में, सेल्फ मारते हैं, उसकी जेब भरते हैं, समझो। अच्छा। पूरी दुनिया में, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट द होल वर्ल्ड। जितनी भी
मोबिलिटी के लिए कंपनियां हैं, यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए बस है, कार है, और ऑटोमोबाइल कंपनी जिसे हम कहेंगे, जितना भी ऑटोमोबाइल है, टू व्हीलर से लेकर 10 व्हीलर तक, सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों की सारी कंपनियां रॉकफेलर फाउंडेशन की हैं। अच्छा। महिंद्रा, टाटा, जगुआर, मर्सिडीज, जो भी सोचो, उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो ब्लैक रॉक करती है या वैनगार्ड करती है। ब्लैक रॉक भी उसी की है और वैनगार्ड भी उसी की है, और ऐसी ऐसी 1000 कंपनियां हैं। तो ये तो सब कुछ एक ही के हाथ में है। ये तो और मैं क्या कह रहा हूं फिर मैं, अभी तो गेम समझो आप थोड़ा। लाइट कंपनी उसी की है, ये कैमरा जो यूज कर रहे हो उसी का है, मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हो उसी का है, ये जो माइक लगा रखे हैं उसी के हैं, ये जो जूते पहन रहे हो उसी के हैं। जितना सामान कंपनी का है, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो उसी की है। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी लोन पे चलती है। लोन किसका है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली का है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली एंड रॉकफेलर फैमिली, और इसके साथ में 11 फैमिली, और दे ऑन द वर्ल्ड। बेसिकली पूरी दुनिया का जो मालिकाना हक है वो उनके पास है। कैसे भाई? जिसकी कंपनी होगी, अब कंपनी ने लोन लिया है किससे? बैंक से। बैंक किसका है? रॉथस्चाइल्ड का। रॉथस्चाइल्ड की कंपनी वैनगार्ड है, उसी ने शेयर खरीद रखे हैं। तो वो क्या करेंगे? रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा वैनगार्ड। वैनगार्ड ने इन्वेस्ट किया, उसके शेयर बढ़ गए, तो अब लोगों ने इन्वेस्ट करना, लोगों का पैसा भी आ गया। लोगों का पैसा आने के बाद जब, क्योंकि रियल टाइम में वहां पर रियल टाइम में चलता है कि इतने लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, छोटे इन्वेस्टर्स ने इतना कर दिया। तो आजकल तो आधार के साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरा कंप्यूटराइज्ड है कि इतने इस इकोनॉमिक स्टेटस वाले इतने लोगों ने इसके इतने शेयर खरीद लिए। अब जब काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो अब वो वैनगार्ड क्या करती है? रिलायंस से पैसा निकाल लेती है और अडानी के पास लगा देती है। तो अब डूबेगा किसका? आम जनता का। शेयर मार्केट डाउन चली गई, आम जनता का पैसा डूब गया, अब वो उधर लगा देगी, अब उसके शेयर चढ़ेंगे, अब वो चढ़ गए, अब वो एक देसी कंपनी बनाएगी। कोई, जैसे हमारे बंदे ने, किसी ने बना ली थी, वो थोड़ा मेहनत करके और यहां तक पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि अभी शेयर मार्केट में लिस्ट होने लायक हो गई है, तो अब वो उसके पास जाएंगे, तेरा आज तक का खर्चा कितना आया? 50 करोड़ ले, 100 करोड़ ले और कंपनी हमको दे। उसने जितना क्लाइंट बनाया हुआ था, जितनी रिसर्च की थी, सारे एम्प्लॉय सब नई कंपनी के आ गए। अब वो नई कंपनी में, अब वो वैनगार्ड क्या करेगी? नई, अब इसमें इन्वेस्ट कर देगी। अब इसका शेयर बिल्कुल 0 पे है, इसमें इन्वेस्ट करते ही इसके शेयर बूम कर जाएंगे। फिर पब्लिक यहां लगा देगी पैसा, जब पब्लिक यहां लगा देगी वो फिर निकाल लेंगे, तो फिर वो अगली कंपनी में लगा देंगे, घुमाने के लिए, आम आदमी को घुमाने के लिए। तो अभी टाटा में लगा दिया, टाटा से निकाल के अभी महिंद्रा में लगा दिया। जब महिंद्रा से निकालना होगा तो महिंद्रा की 10-20 गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखाएंगे और खबरों में महिंद्रा के बारे में आ जाएगा। अब नई गाड़ी की सेफ्टी की खबरें आने लग जाएंगी, तो अब वो पैसा वहां से निकलकर वहां जाना है। तो बेसिकली वो एक ही आदमी। अब इससे अंदाजा, मैं आपको अंदाजा लगा के बता देता हूं। अकेली, मेरी एक वीडियो है, नीडर इंडिया मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, सारी कंपनियों के मैंने डिटेल दी थी, टॉप की 25-30 कंपनियों की डिटेल दी थी मैंने कहा ऐसी ऐसी उनके पास हजारों लाखों शेल कंपनियां भी हैं। अब मैं सिर्फ एक कंपनी का बता रहा हूं, एंड द कंपनी का नाम है वैनगार्ड। वैनगार्ड के बारे में मैं ये बताता हूं, भारत का जो बजट है वो 50 लाख करोड़ है साल का। यानी कि भारत को चलाने के लिए, सिस्टम को, यानी लोकसभा को 50 लाख करोड़ चाहिए। अकेली वैनगार्ड की वेल्थ मैनेजमेंट है 1270 लाख करोड़। यानी अगर उसे भारत चलाने के लिए दे दिया जाए तो एक कंपनी रॉकफेलर की 25 साल तक भारत को चला सकती है, 140 करोड़ लोगों को आज के हिसाब से। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी इतनी कंपनियां और हैं। ये तो मैंने एक कंपनी का नाम लिया है। अब वो जो वैनगार्ड और ब्लैक रॉक है, उसी की ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसी की फार्मा कंपनियां हैं। क्योंकि जो जो तेल का शोधन करने के बाद में एपीआई बचता है लास्ट में, एपीआई का नाम होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई से ही फर्टिलाइजर बनते हैं, और एपीआई से ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनता है, और एपीआई से ही फार्मा की ये ड्रग्स बनती हैं। इनको ड्रग्स बोलते हैं वो लोग, मेडिसिन नहीं बोलते हैं, वो तो हम इनको मेडिसिन बोलते हैं, ड्रग्स हैं ये। तो वो सारा ड्रग्स और जितना वो इंडस्ट्री है वो सारी कैसे बनती है? एपीआई से। एपीआई किसका है? यानी कि वो फार्मा कंपनी किसकी है? रॉकफेलर की। तो जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां पूरी दुनिया के अंदर वो उसी की हैं। तो अब गेम क्या हुआ? 70s के दौर में, आप सर्च कर लेना, क्योंकि आपको एडिट करना है ना, तो आप उधर ऊपर सर्च करोगे ना कि हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, आपको पता लग जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है, वो पता चल जाएगा।
मैं तो रिसर्च का क्या है, ढूंढो मालिक, ढूंढो, लास्ट तक वही मिलेगा लास्ट में, रॉकफेलर फाउंडेशन। जितने यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया की टॉप की, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर फंडिंग किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। जितनी साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी है सबके ऊपर फंडिंग किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडस्ट्री किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। लाइट इंडस्ट्री में किसकी इन्वेस्टमेंट है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में किसकी रेगुलर? रॉकफेलर फाउंडेशन की। WHO किस कैसे बना? अब्राहम फ्लैक्सनर की अध्यक्षता में फ्लैक्सनर कमीशन बना 1908 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दर्ज की 1911 में। उसी के बेसिस पर रॉकफेलर ने 1912 या 15 के आसपास पूरी दुनिया की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस थे वो खरीद लिए। उस टाइम पे सिर्फ आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बिल्कुल हीलिंग वाली जो पद्धतियां थी सिर्फ वो लागू थी। चलते चलते उसने 1925 में सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस इन अमेरिका एंड पूरा वर्ल्ड बंद कर दिए। उसका क्या कारण था? क्योंकि उसे फार्मा कंपनी WHO लॉन्च करना था। 1925 में बंद किया, वहां एलोपैथी का गेम चला, उस एलोपैथी के रिसर्च को फर्जीवाड़ा किया, वो फर्जीवाड़ा पब्लिक के अंदर पब्लिश किया। उस फर्जीवाड़े से पूरी दुनिया में एक मेडिकल सिस्टम बनाने के लिए WHO लॉन्च हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उस द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध अपराधियों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए और उनके दिमाग को स्ट्रेस कैसे रखा जाए, बीमार कैसे रखा जाए, क्या क्या इंड्यूस करके बीमार होता है, क्या इंड्यूस करके कैंसर होता है, क्या इंड्यूस करके टीबी होती है, क्या इंड्यूस करके बीमारियां होती हैं, वो सारे रिसर्च उनके ऊपर की गई और फिर WHO में इस्तेमाल किया गया। वही डॉक्टरों को पढ़ाया गया, वही सिलेबस से अब हमको बीमार कर रहे हैं वो, कि कैसा मौसम होगा तो आपको बीमार किया जाएगा, एसी का क्या असर होगा, गाड़ियों का क्या असर कमर पे होगा, क्या असर दिमाग पे होगा, क्या असर फैमिली पे होगा, क्या असर माइंड पे होगा, क्या साइकोलॉजी पे होगा, क्या एम्प्लॉयमेंट पे होगा, क्या गांव पे होगा, क्या एनवायरमेंट पे। एवरीथिंग वाज रिसर्च्ड एंड पेपर डाउन करके उसको पब्लिक के अंदर गलत डेटा के साथ पेश करके, थोड़ा बहुत डेटा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक इधर से सिर्फ 4 वोट इधर कर दो, पूरा का परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगा, पूरा रिजल्ट गड़बड़ कर सकते हैं। हमने देखा है ना इस रिसर्च को। तो इस तरह से वो डेटा मैनेजमेंट जो चलती है, उस डेटा मैनेजमेंट को इस तरीके से मैनेज करके वो लोग पूरी दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपको पता चलेगा, अगर जितनी भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारी रॉकफेलर के मालिक है सबका। आपको अडानी दिखाई दे रहा है, अडानी और अंबानी, अडानी अंबानी की सारी कंपनियों का मालिक रॉकफेलर है। तो इसका मतलब है रॉकफेलर की मर्जी के बिना ना अखबार छाप सकता, ना मीडिया चल सकती, ना यूट्यूब चल सकता, ना फेसबुक चल सकता, ना ट्विटर चल सकता, ना इंस्टाग्राम चल सकता। तो ये तो पूरे वर्ल्ड को यही चलाना है। इसीलिए तो आदमी को आदमी की जरूरत है ना, ये नहीं चाहिए भाई। वो तो जो चाहेंगे वो आपके दिमाग में डालने के लिए उधर से प्रसारित होगा। एल्गोरिदम बनता है, आपको कौन सी वीडियो चलनी है, कौन सी नहीं चलनी है। सब कुछ अश्लीलता वाली चलेंगी, हिंसा वाली चलेंगी, गाली गलौज वाली चलेगी, कई बार हैरानी होती है, नॉलेज वाली नहीं चलेगी। कई बार हैरानी होती है, जैसे फोन है, हाँ? आप कोई थॉट सोच रहे हो और अचानक आप फोन खोलते हो तो बोलना तो छोड़ो, आप थॉट कैच कर रहा है फोन। अब क्या आपको मालूम है कि वाईफाई इज बीइंग यूज्ड एज ए कैमरा? नहीं ना, सर्च करिए। वाईफाई का जो राउटर है ना, हाँ। अगर पति पत्नी इंटीमेसी में है, हाँ। उसको सबको रिकॉर्ड करके भेज रहा है।